नमस्ते मिथिक परिवार। स्वागत है आपका मिथिक वाइब की दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर के लिए जहां हंसी, ड्रामा, इमोशन और तड़का सब एक साथ फूटेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां हर एपिसोड है फुल धमाका, फुल मस्ती। डिस्क्लेमर टाइम। भाई लोग, ये कहानी मजे और मनोरंजन के लिए है, तो अगर सुनकर तुम्हें लगे कि तुम भी किसी फिल्म के हीरो हो तो गली में भागते हुए अपने पड़ोसी को विलेन मत समझ लेना। यहाँ के सारे कैरेक्टर्स, ड्रामा और ट्विस्ट हमारी थोड़ी सी पागल लेकिन प्यारी कल्पना के नतीजे हैं। अगर ये किसी असली जिंदगी के राजा, रईस या रोमांटिक बंदे से मिलते जुलते हैं तो समझ लो बस किस्मत का तड़का है। इस कहानी में मिलेगा पैसों की चमक, प्यार का पंच और धोखे ट्विस्ट का मसालेदार तड़का। लेकिन ध्यान रखना, ये सब कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर तुम्हें एक्स की याद आते ही आंसू टपक पड़ते हैं तो पानी का ग्लास पास में रख लेना। और हाँ, अगर सुनते सुनते अचानक तुम्हें लगे कि चलो पुरानी गर्लफ्रेंड को माफी मांग लूं, तो भाई वो तुम्हारा पर्सनल मिशन है, हमारा नहीं। तो तैयार रहो, क्योंकि अब शुरू होने वाला है मिथिक वाइब का सबसे धमाकेदार, मजेदार और जज्बाती सफर, जहां हर ट्विस्ट तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ा देगा। चलो शुरू करते हैं कहानी। लेट्स वाइब विद मिथिक। अध्याय 441 आर्या सेठ का संकट। अगली सुबह जब अभ्युदय सिंह जागे तो उन्होंने देखा कि आर्या सेठ अभी भी गहरी नींद में थीं। उनकी सांसें हल्की थीं, एक बच्चे की तरह, और जितना वह उन्हें देखते उतना ही उन्हें पसंद करते। उस पल उनके मन में एक विचार आया, आर्या सेठ सोते समय क्या सोच रही होंगी। फिर उन्होंने स्वर्णिम पत्र निकाला और धीरे से आर्या सेठ के हाथ में रख दिया। जल्द ही स्वर्णिम पत्र पर पाठ की पंक्तियां प्रकट होने लगी। मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा मन कर रहा है मलाई कोफ्ता, पालक पनीर, दाल मखनी, दम आलू, चिकन टिक्का, रोगन जोश, मटन बिरयानी, तंदूरी रोटी, बटर नान, शाही पुलाव, समोसे, कचौरी, जलेबी, रबड़ी, गुलाब जामुन, शाही टुकड़ा और केसर दूध। अभ्युदय सिंह इसे पढ़कर लगभग हंस पड़े। मन ही मन सोचा, तुम सो रही हो और फिर भी एक मेनू सुना रही हो, तुम वाकई एक छोटी पेटू हो। उन्होंने पढ़ना जारी रखा। अभ्युदय सिंह, मैं चुंबन करना चाहती हूँ, तुम्हारी मांसपेशियां चॉकलेट जैसी हैं, वे बहुत स्वादिष्ट लगती हैं, बात मत करो, मुझे चुंबन करो। अभ्युदय सिंह का भाव अजीब हो गया, क्योंकि उन्होंने सोचा वह जरूर किसी शैतानी चीज का सपना देख रही होगी। जल्द ही स्वर्णिम पत्र पर लिखी बातें फिर से बदल गईं। मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझे लगता है कि कोई मेरे लिए आ रहा है। क्या वे मुझे ले जाने वाले हैं? मैं नहीं चाहती, अगर मैं गई तो अभ्युदय सिंह का क्या होगा? मैं अपनी बाकी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती हूँ। मुझे जाने दो, मैं पवित्र साधिका नहीं बनना चाहती। तुमने गलत व्यक्ति को पकड़ा है, मैं बस अभ्युदय सिंह के साथ अपनी पूरी जिंदगी रहना चाहती हूँ। जैसे ही उन्होंने ये शब्द पढ़े, अभ्युदय सिंह की भौहें सिकुड़ गईं। क्या उसे बुरा सपना आ रहा है, या उसने खुद को उन टीवी धारावाहिकों के कथानक में डाल लिया है जो वह आमतौर पर देखती है? इस पल आर्या सेठ में जागने के संकेत दिखाई दिए। अभ्युदय सिंह ने तेजी से स्वर्णिम पत्र को छिपा दिया। आर्या सेठ ने उनींदी आंखों से देखा और अभ्युदय सिंह को उन्हें घूरते हुए देखकर उन्होंने अपनी बाहें फैलाई, गले लगाओ। अभ्युदय सिंह ने उन्हें गले लगाया, मुस्कुराते हुए, तुम भूखी होगी, मैं जाकर देखता हूं कि सीमा देवी ने नाश्ता बनाया है या नहीं। अचानक आर्या सेठ ने एक शरारती मुस्कान बिखेरी, अभ्युदय सिंह को बिस्तर पर धकेल दिया और कहा, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। अभ्युदय सिंह ने भ्रमित होकर पूछा, कुछ और जैसा कि क्या? आर्या सेठ हंसी, खाना ही, फिर वह नीचे खिसक गईं। अभ्युदय सिंह की आंखें फैल गईं, ये सोचते हुए कि उसे वाकई ऐसा ही सपना आया था। उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया, विनम्रतापूर्वक भाग्य की व्यवस्था का इंतजार करते रहे। एक युद्ध के बाद दोनों ने स्नान किया और साफ सुथरा होकर प्रीति के परिवार के साथ खाने की मेज पर बैठ गए। अभ्युदय सिंह ने कहा, हमने इन दिनों श्यामलपुर में बहुत अच्छा समय बिताया है और रमेश चंद्र के परिवार की देखभाल के लिए हम आभारी हैं। हमने अब श्यामलपुर के सभी स्थानों का दौरा कर लिया है जहां हम जाना चाहते थे, इसलिए हम कल निकलने की योजना बना रहे हैं। ये सुनकर रमेश चंद्र परिवार के तीनों सदस्यों के चेहरों पर स्पष्ट अनिच्छा दिखाई दी, लेकिन वे समझते थे कि अभ्युदय सिंह और आर्या सेठ केवल घूमने आए थे और ज्यादा देर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें और रुकने के लिए मजबूर नहीं किया। अभ्युदय सिंह ने होमस्टे की दरों के बारे में पूछा, लेकिन रमेश चंद्र ने उनसे कोई भी पैसा लेने से दृढ़ता से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि अगर अभ्युदय सिंह भुगतान करने पर जोर देंगे तो यह उनके परिवार का अपमान होगा। आखिरकार अभ्युदय सिंह के बिना उनका परिवार बहुत पहले ही श्यामलपुर से बाहर निकाल दिया गया होता, और यह भी कि रमेश चंद्र अब होमस्टे प्रबंधन कार्यालय के निदेशक थे। उन्हें नहीं पता था कि वे इतने बड़े एहसान का बदला कैसे चुका सकते हैं। रमेश चंद्र के परिवार के दृढ़ रुख को देखकर अभ्युदय सिंह ने अंततः भुगतान करने का विचार छोड़ दिया। नाश्ते के बाद अभ्युदय सिंह को जिला प्रमुख सत्येंद्र सिंह का फोन आया। श्रीमान अभ्युदय, आप और आपकी प्रेमिका इतने लंबे समय से श्यामलपुर में हैं और मुझे कभी आप दोनों की उचित मेजबानी करने का समय नहीं मिला, जो पूरी तरह से मेरी लापरवाही है। आज मैं खाली हूं और मैं आज रात एक भोज आयोजित करने की योजना बना रहा हूं ताकि श्रीमान अभ्युदय और आपकी प्रेमिका को ठीक से दावत दे सकूं।
क्या आप आज रात उपलब्ध होंगे? अभ्युदय सिंह ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, जरूर। जिला प्रमुख सत्येंद्र सिंह तुरंत उत्साहित हो गए। यह अद्भुत है। मेरे पास श्यामलपुर में एक घर है जहां हम रात्रि भोज आयोजित करेंगे। मैं समय आने पर आप दोनों को लेने के लिए किसी को भेजूंगा। अभ्युदय सिंह ने कहा, जरूरत नहीं, बस मुझे पता बता दो और हम खुद वहां चले जाएंगे। जिला प्रमुख सत्येंद्र सिंह के पास अभ्युदय सिंह को अपने घर का पता बताने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उस पल प्रीति अभ्युदय सिंह और आर्या सेठ के पास आए और बोली, भाई साहब, दीदी चुनकी आप कल जा रहे हैं तो आज मैं आपको एक बार फिर कस्बे में घुमाऊंगी। यहाँ बहुत सारे लजीज पकवान हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। आर्या सेठ ने तुरंत सिर हिलाया, हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा होगा। वे तीनों एक साथ घर से निकल पड़े। उसी समय आर्या सेठ ने अभ्युदय सिंह की ओर मुड़कर कहा, अनन्या सिंह पूछ रही है कि हम कहाँ हैं, वह हमसे मिलने आना चाहती है। अभ्युदय सिंह ने एक पल सोचा और कहा, शायद बेहतर होगा कि हम उसके साथ न घूमें। पिछली रात जो कुछ हुआ था उसके बाद उसे अनन्या सिंह को फिर से देखने की कोई इच्छा नहीं थी। प्रीति हैरान दिखी, क्यों? मैं तो आज अनन्या दीदी से फैशन डिजाइन के बारे में पूछने की सोच रही थी, क्योंकि मैं कॉलेज में इसी क्षेत्र में जाना चाहती हूँ। आर्या सेठ ने एक पल सोचा और कहा, छोड़ो, चूंकि प्रीति अभी भी उससे सलाह लेना चाहती है तो चलो उसे बुला लेते हैं। हालांकि वह पहले से ही जानती थी कि अनन्या सिंह उसके पति को चुराना चाहती थी। तार्किक रूप से उसे उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए थी, लेकिन अगर वह सच में अनन्या सिंह से बचना शुरू कर देती तो ऐसा लगता जैसे वह खुद डरपोक हो गई है। उसे अभ्युदय सिंह और खुद पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह अनन्या सिंह के उसे चुराने आने से नहीं डरती थी। उसे इस तरह का आत्मविश्वास दिखाना चाहिए ताकि अनन्या सिंह को यह एहसास हो जाए कि अभ्युदय सिंह को कोई और नहीं ले जा सकता। तो उसने अनन्या सिंह को बता दिया कि वे कहाँ होंगे। अभ्युदय सिंह कुछ हद तक असहाय थे, लेकिन चूंकि आज आखिरी दिन था और कल श्यामलपुर से जाने के बाद वे शायद अपनी जिंदगी में फिर कभी अनन्या सिंह से नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्हें ज्यादा परेशानी महसूस नहीं हुई। वे तीनों कस्बे में एक दूध वाली चाय की दुकान पर पहुंचे। अनन्या सिंह पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी। उसने एक आकर्षक मिनी स्कर्ट पहनी थी, धूप टोपी और धूप का चश्मा लगाए हुए बहुत आकर्षक लग रही थी। वह अभ्युदय सिंह और दूसरों के पास मुस्कुराहट के साथ आई। स्वाभाविक रूप से उसने आर्या सेठ का हाथ थाम लिया। आर्या सेठ ने भी अनन्या सिंह का मुस्कुराहट के साथ स्वागत किया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अभी भी अच्छी बहनों की तरह बर्ताव कर रही थी, कोई समस्या स्पष्ट नहीं थी। अभ्युदय सिंह ने सोचा था कि जब दोनों महिलाएं मिलेंगी तो कोई टकराव होगा, कुछ तीखा और टकराव वाला, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी सहजता से बात करेंगी। महिलाओं के सोचने का तरीका समझना वाकई उसे हैरान कर दिया। अगर अभ्युदय सिंह होते तो किसी प्रतिद्वंद्वी को देखकर भी उसे ठंडा न देखना शिष्टाचार ही माना जाता। लगता है कि ऑनलाइन दिखावे की दोस्ती के बारे में जो कहा जाता है वह निराधार नहीं है। महिलाएं वाकई रहस्यमय प्राणी हैं, अभ्युदय सिंह ने मन ही मन सोचा। चूंकि वे दोनों एक दूसरे के प्रति शांत बाहरी रवैया बनाए रखने में सक्षम थी तो उसे आज किसी भी अप्रिय घटना के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जब तक आज का दिन आसानी से बीत जाता उसके बाद कोई चिंता नहीं होती। उन चारों में से केवल प्रीति को अभी भी विश्वास था कि उनका रिश्ता कल की तरह ही गहरा है जैसे भाई बहन। प्रीति 4 कप दूध वाली चाय खरीदने गई और वे धूप से बचाने वाले छाते के नीचे बैठकर बातें करने लगे। उसी पल प्रीति खड़ी हुई और बोली, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक मिठाई की दुकान है जो वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन वह एक गली में थोड़ी छिपी हुई है, इसलिए कस्बे में कम ही पर्यटक उसके बारे में जानते हैं। आप लोग यहाँ इंतजार करें, मैं कुछ खरीद कर वापस लाऊंगी। ये कहकर वह उठी और मिठाई की दुकान की ओर चली गई। मेज पर केवल अभ्युदय सिंह, आर्या सेठ और अनन्या सिंह ही बचे थे और माहौल अचानक अजीब और तनावपूर्ण हो गया। हालांकि तीनों के चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन उनके चारों ओर एक अंदरूनी तनाव स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था। अगर मैं अभी स्वर्णिम पत्र निकालता तो मैं जान पाता कि वे दोनों क्या सोच रही हैं। अनन्या सिंह के चेहरे के भाव से उसने शायद पहले ही अनुमान लगा लिया था कि मैंने आर्या को उसके बारे में बताया था, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता उसने पिछली रात की घटना का जिक्र भी जानबूझकर नहीं किया, जिससे पता चलता है कि वह शांत स्वभाव की व्यक्ति है। आर्या काफी आत्मविश्वासी लगती है, लेकिन उसने जानबूझकर अपनी छाती बाहर निकाली हुई थी। मुझे लगता है कि आर्या का फिगर भी काफी अच्छा है, ज्यादातर लड़कियों से बेहतर, बस अनन्या सिंह से थोड़ी ही कम है। मैं क्या सोच रहा हूँ, ये भावना वाकई यातना है। मुझे उम्मीद है कि आज का दिन जल्दी खत्म हो जाए। अभ्युदय सिंह इन बेतरतीब विचारों को जारी नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उसने सिर झुकाकर अपनी दूध वाली चाय पीने लगे। आर्या सेठ और अनन्या सिंह बहुत स्वाभाविक रूप से बातें कर रही थीं, उस तरह के सूक्ष्म वाक्यों में उलझी थी जो केवल महिलाएं ही कर सकती हैं। थोड़ी देर बाद, क्या प्रीति ने नहीं कहा था कि मिठाई की दुकान काफी पास है? इतनी देर बाद भी वह क्यों नहीं आए? अनन्या सिंह ने पूछा। अभ्युदय सिंह ने समय देखा और वाकई प्रीति को गए काफी देर हो चुकी थी। वह उठकर प्रीति को ढूंढने जाने ही वाले थे, तभी प्रीति वापस आए। हालांकि उसके चेहरे पर अब पहले जैसी खुशी नहीं थी।
इसके बजाय उसका चेहरा उदास था, उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथों में कोई मिठाई नहीं थी। ये देखकर अभ्युदय सिंह तुरंत उसके पास गए और पूछा, प्रीति तुम्हें क्या हुआ? प्रीति ने सिर हिलाया, मेज पर बैठ गई और सिर झुकाकर चुप रही। आर्या सेठ ने तुरंत पूछा, प्रीति क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? हमें बताओ क्या हुआ, हम तुम्हारा साथ देंगे। प्रीति अचानक आर्या सेठ से लिपट कर रोने लगी। अभी अभी गली में 2 बदतमीज लड़कों ने मुझे छेड़ा और मेरा रास्ता रोक लिया। कह रहे थे कि वे मेरे कपड़े उतार देंगे। मैं भागने में सफल रही, लेकिन अगर वे मुझे पकड़ लेते तो आज मैं वहूँ। आर्या सेठ ने तुरंत उसे दिलासा दिया, डरो मत, हम यहाँ हैं और कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। अभ्युदय सिंह का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसने कहा, वे दोनों लड़के कहाँ हैं? मुझे वहां ले चलो, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। गली में 2 बेतरतीब दिखते युवक जमीन पर उकड़ू बैठे सिगरेट पी रहे थे। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, चचेरे भाई, वह लड़की अभी वाकई कुछ खास थी। मैं उसे और छेड़ना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह भाग गई। दूसरे ने जवाब दिया, मैं उस लड़की को जानता हूं, वह कस्बे में एक होमस्टे चलाने वाले की बेटी है। किसी कारणवश मेरे चाचा का दिमाग फिर गया और उन्होंने उस आदमी को होमस्टे प्रबंधन का मुखिया बना दिया। अगर तुम्हें उस लड़की में दिलचस्पी है तो मैं तुम्हें बाद में उसके पास ले जाऊंगा। भले ही हम उसके साथ कुछ भी करें, उसका परिवार निश्चित रूप से कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि उस आदमी को मुखिया नहीं बने रहना है। श्यामलपुर में कोई भी मेरे पिताजी का अनादर करने की हिम्मत नहीं करता। ये व्यक्ति सत्येंद्र सिंह का बेटा विक्रांत सिंह था। दूसरा सत्येंद्र सिंह का भतीजा विपुल था। विक्रांत सिंह की बातें सुनकर विपुल की आंखें चमक उठी। सच में चचेरे भाई, मैंने तो कभी किसी लड़की को छुआ भी नहीं, तुम मुझे इसका अनुभव कराओगे? विक्रांत सिंह ने अपनी छाती ठोकी। बेशक, तुम्हें क्या लगता है हमारे पिताजी नगर प्रमुख क्यों हैं? साथ ही उन्होंने मुझे बताया कि वह आज रात एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का मनोरंजन करने वाले हैं। उनका सामाजिक दायरा बढ़ रहा है, तो इसके बाद कस्बे में कोई भी मेरे द्वारा परेशान किए जाने के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। और ये तो बस एक लड़की के साथ खेलने की बात है। इस तरह की लड़कियां पवित्र होने का दिखावा करती हैं, लेकिन कौन जानता है कि वे बाहर कितनी बिगड़ल हो सकती हैं। कोई भी उन्हें पा सकता है। वह शायद अभी आसानी से हार नहीं मान रही है। विपुल ने उसे अंगूठा दिखाया। तुम्हें वाकई सब कुछ समझ आ गया चचेरे भाई। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो गली के मुंह पर 4 आकृतियां दिखाई दी। विपुल ने गली के प्रवेश द्वार की ओर देखा और बोला, चचेरे भाई जल्दी देखो, वह लड़की है और वह अपने साथ 3 लोगों को लाई है। विक्रांत सिंह ने अपना सिर घुमाकर देखा, एक ठंडी हंसी निकाली। क्या वह हमसे हिसाब बराबर करने के लिए लोगों को ला रही है? फिर उसकी नजर आर्या सेठ और अनन्या सिंह पर पड़ी और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। अरे बाप रे, वे दोनों महिलाएं कितनी सुंदर हैं। उनकी बनावट, हाव भाव और शक्ल सभी अव्वल दर्जे की हैं। वह छोटी लड़की उनके मुकाबले बस एक नौकरानी है। विपुल की आंखों में एक घिनौनी चमक आ गई। चचेरे भाई, क्या हम इन दोनों अव्वल दर्जे की लड़कियों को पा सकते हैं? विक्रांत सिंह ने अपने होंठ चाटे। अगर वे अपना भला नहीं समझती तो यह असंभव नहीं है। दोनों आदमी जमीन से उठे, एक कुटिल मुस्कान के साथ अभ्युदय सिंह और दूसरों को आते हुए देख रहे थे। प्रीति का चेहरा अभी भी शिकायत से भरा था। उसने विक्रांत सिंह और विपुल की और इशारा करते हुए कहा, वे दोनों थे। विक्रांत सिंह आगे बढ़ा और चिढ़ाया, छोटी लड़की, क्या तुम लोगों को अपना साथ देने के लिए ला रही हो? तुमने इतनी सुंदर 2 महिलाओं के बजाय ज्यादा लड़के क्यों नहीं लाए? क्या तुम हमें पीटने की कोशिश कर रही हो या हमें मौजमस्ती करने का मौका दे रही हो? अभ्युदय सिंह ने दोनों आदमियों को देखा और ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुम उसे अभी परेशान कर रहे थे? विक्रांत सिंह ने अभ्युदय सिंह को गौर से देखा और उसकी आंखों में तिरस्कार चमक उठा। मैंने उसे न केवल छेड़ा बल्कि मैं उसे अपनी बाहों में लेना भी चाहता था। तुम इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अभ्युदय सिंह उसके सामने आ गए थे। एक हाथ से उसका गिरेबान पकड़कर और दूसरे हाथ से एक थप्पड़ से उसके चेहरे पर वार किया। उससे माफी मांगो। ये देखकर विपुल तुरंत क्रोधित हो गया और चिल्लाया, हरामखोर, तुमने मेरे चचेरे भाई को मारने की हिम्मत कैसे की? मैं अभ्युदय सिंह ने उसके पेट पर लात मारी। धप की आवाज के साथ विपुल जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा, अपना पेट पकड़कर दर्द से कराहने लगा। अभ्युदय सिंह ने उसे नीचे देखा और आदेश दिया, तुम भी माफी मांगो। विक्रांत सिंह अचानक थप्पड़ खाने के बाद काफी देर तक हक्का-बक्का रह गया। फिर उसे अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई। उसने तुरंत अभ्युदय सिंह की पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उस लड़के की ताक जबरदस्त थी। वह उसे बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था। उसने दांत पीसे और चिल्लाया, धत तेरे की, तुम! एक और थप्पड़ विक्रांत सिंह के चेहरे पर पड़ा। मैंने तुम्हें माफी मांगने को कहा था। विक्रांत सिंह दहाड़ा, मैं तेरी मां को माफी मांगता हूं। थप्पड़ 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 लगातार 3 थप्पड़ विक्रांत सिंह के चेहरे पर पड़े, जिससे वह सूज गया। माफी मांगोगे? विक्रांत सिंह को पहले से ही चक्कर आ रहे थे और वह भ्रमित था। उसने बोलना शुरू किया, तुम जानते हो? अभ्युदय सिंह ने फिर से हाथ उठाया और थप्पड़ मारा। बकवास मत करो, माफी मांगो। विक्रांत सिंह लगभग रोने वाला था। वह लगातार थप्पड़ खाने से पहले एक पूरा वाक्य भी नहीं कह पाया था। उसने अपने जीवन में ऐसा अपमान कभी नहीं सहा था। वह अपनी पहचान बताना चाहता था ताकि दूसरा पक्ष स्थिति की गंभीरता को समझे, लेकिन अभ्युदय सिंह ने उसे मौका नहीं दिया। विपुल जो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, उसका कुछ दर्द कम हुआ।
उसने चुपके से विक्रांत सिंह की ओर देखा और अपने चचेरे भाई को इतनी बुरी तरह से थप्पड़ खाते हुए देखकर उसने न उठने का फैसला किया और दर्द से कराहने का नाटक करता रहा। अभ्युदय सिंह से मिली लात को ध्यान में रखते हुए उसे एहसास हुआ कि अभ्युदय सिंह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे संभाल सकें। बेहतर था कि वह शांत रहे और दिखावा करे कि वह उठ नहीं सकता, बजाय इसके कि खड़ा होकर पिटे। चचेरे भाई, मुझे वाकई अफसोस है, लेकिन ये लड़का हमारे लिए बहुत ज्यादा है। हम दोनों के पिटने से अच्छा है कि हम में से एक पिटे। विक्रांत सिंह के मुंह के कोने से खून टपक रहा था जब उसने दांत भींचे और कहा, मैं। अभ्युदय सिंह का हाथ फिर से उठा। विक्रांत सिंह ने तुरंत कहा, मैं माफी मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं। तभी अभ्युदय सिंह ने थप्पड़ नहीं मारा। उसने विक्रांत सिंह की ओर देखा और गरज कर कहा, घुटने टेको। विक्रांत सिंह साफ तौर पर घुटने नहीं टेकना चाहता था और उसकी आंखों में नाराजगी का भाव दिखाई दिया। लेकिन अभ्युदय सिंह के शक्तिशाली थप्पड़ से मजबूर होकर अगर उसे फिर से मारा जाता तो शायद उसे दिमागी चोट लग जाती, इसलिए वह केवल दांत भींचकर प्रीति के सामने घुटने टेक सका। सॉरी अभ्युदय सिंह। फिर विपुल की ओर मुड़ा, तुम भी। विपुल ने तुरंत अत्यधिक दर्द का नाटक करना बंद कर दिया और जल्दी से प्रीति की ओर देखकर कहा, सॉरी। प्रीति को अभ्युदय सिंह द्वारा इन दोनों लड़कों को सजा पाते देखकर अंदर से थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। तभी विक्रांत सिंह ने कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरी इस तरह पिटाई करने की हिम्मत कैसे हुई? प्रीति ने एक पल के लिए विक्रांत सिंह को घूरा और फिर उसे अचानक याद आया कि यह कुछ हद तक जाना पहचाना दिखने वाला लड़का कौन था। उसने तुरंत अभ्युदय सिंह से कहा, भाई अभ्युदय सिंह, ये लड़का नगर प्रमुख का बेटा लगता है। अभ्युदय सिंह एक पल के लिए रुके। विक्रांत सिंह को देखते हुए उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह बेपरवाह दिखने वाला लड़का सत्येंद्र सिंह का बेटा होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने नगर प्रमुख के कस्बे में लड़कियों को छेड़ने की हिम्मत की। प्रीति को उसकी पहचान उजागर करते देख विक्रांत सिंह के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव आ गया। ठीक कहा, मेरे पिताजी श्यामलपुर के नगर प्रमुख हैं। उसके बगल में विपुल ने बीच में टोकते हुए कहा, तुम्हारा खेल खत्म। मेरे चचेरे भाई को इतनी बार थप्पड़ मारने की हिम्मत की, अगर मेरे चाचा को पता चला तो वह तुम्हें बख्शेंगे नहीं। विक्रांत सिंह ने ठंडी सांस ली। अब तुम्हें बिना स्पष्टीकरण मांगे मुझे पीटने के नतीजे पता चले। अगर तुमने मुझे पहले एक शब्द भी कहने दिया होता तो ये सब इतना गंभीर नहीं होता। इतना कहने के बाद उसने सिर उठाया। अभ्युदय सिंह के चेहरे पर डर, पछतावे और आतंक के भाव देखने का इंतजार कर रहा था। ये लड़का मेरी पहचान से बुरी तरह डर गया होगा, विक्रांत सिंह ने मन ही मन सोचा। अभ्युदय सिंह फिर विक्रांत सिंह के पास गए, अपना हाथ उठाया और उसे 2 और थप्पड़ मारे। विक्रांत सिंह हक्का-बक्का रह गया। विपुल भी हक्का-बक्का रह गया। उसने अभ्युदय सिंह को अविश्वास भरी नजरों से देखा और कहा, क्या तुम बेवकूफ हो? मेरे चचेरे भाई ने पहले ही कहा कि वह नगर प्रमुख का बेटा है और तुम अभी भी उसे मार रहे हो। अभ्युदय सिंह ने उदासीनता से जवाब दिया, ठीक इसी वजह से कि वह सत्येंद्र सिंह का बेटा है। मुझे सत्येंद्र सिंह की ओर से उसे सबक सिखाना चाहिए। विक्रांत सिंह का गुस्सा पूरी तरह से फट पड़ा और वह दहाड़ा, तुम्हें क्या हक है मेरे पिताजी की ओर से मुझे सबक सिखाने का? तुम वाकई नहीं समझते कि मेरी पहचान का क्या मतलब है ना? उसके बगल में विपुल ने जोड़ा, बिल्कुल। तुमने श्यामलपुर में मेरे चचेरे भाई को मारने की हिम्मत की। यह नगर प्रमुख के मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। तुम मेरे चचेरे भाई को जितना ज्यादा मारोगे तुम्हें बाद में उतना ही बुरा वक्त आएगा। विश्वास नहीं होता तो कोशिश करके देख लो। अभ्युदय सिंह हंसे और कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। फिर उसने विक्रांत सिंह का गिरेबान पकड़ा और उसे 10 जोरदार थप्पड़ मारे। आर्या सेठ, अनन्या सिंह और प्रीति सभी ये देखकर हंसे बिना नहीं रह सकी। थप्पड़ खाने के बाद विक्रांत सिंह पहले से ही दिशाहीन था। अपने चक्करों को सहते हुए उसने सिर घुमाया और विपुल को घूरते हुए गाली दी, अगर तुम ठीक से बात नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद कर। विपुल ने अजीब तरह से कहा, चचेरे भाई, मैं तो बस कह रहा था, कौन जानता था कि वह इसे गंभीरता से ले लेगा। विक्रांत सिंह ने अपनी मुठ्ठियां भींची। अभ्युदय सिंह को देखा, तुमने मुझे इस तरह पीटने की हिम्मत की, इसका मतलब तुम मेरे पिताजी से नहीं डरते हैं ना? अभ्युदय सिंह ने सिर हिलाया, नहीं डरता। विक्रांत सिंह ने ठंडी सांस ली, ठीक है, बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें एहसास कराऊंगा कि इस कस्बे का असली मालिक कौन है। तुमने मुझे इतनी बार थप्पड़ मारे हैं, मैं एक एक करके सब वापस लूंगा। ये कहकर वह जल्दी से उठा और अजीब तरह से दूर भाग गया। ये देखकर विपुल भी जल्दी से उठा और भाग गया। इस प्रक्रिया में उसका एक जूता भी छूट गया। आर्या सेठ ने दोनों को भागते हुए देखा और अभ्युदय सिंह से पूछा, बस ऐसे ही तुमने उन्हें जाने दिया? अगर हम इसे हमेशा के लिए सुलझा नहीं लेते तो जब हम जाएंगे तो वे निश्चित रूप से प्रीति के लिए फिर से परेशानी खड़ी करेंगे। अभ्युदय सिंह मुस्कुराए और कहा, चिंता मत करो सत्येंद्र सिंह, आज रात हमारे लिए एक भोज का आयोजन कर रहे हैं, मैं इस मामले को ठीक से निपटा दूंगा। शाम ढलते ही श्यामलपुर के केंद्र में एक विशाल आंगन में कई लोग हलचल कर रहे थे। भव्य आंगन के द्वार पर, जो राजसी प्राचीन द्वारों की शैली में बना था, एक पट्टिका लटकी हुई थी। हालांकि उस पर सिंह निवास या सिंह परिवार हवेली नहीं लिखा था, बल्कि बड़े अक्षरों में नगर प्रमुख का निवास लिखा था। चूंकि अभ्युदय सिंह और आर्या सेठ ऐसे महान व्यक्ति थे जो सूर्यदेव त्यागी के लिए विशेष महत्व रखते थे, सत्येंद्र सिंह स्वाभाविक रूप से शिष्टाचार की उपेक्षा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने आज रात के भोज के लिए
व्यापक तैयारी की थी। इस समय वह सेवकों को निवास स्थान सजाने का निर्देश दे रहा था, ये सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हुए कि अभ्युदय सिंह और आर्या सेठ के आने पर उन्हें एक सुखद दृश्य का आनंद मिले। आधा दिन व्यस्त रहने के बाद उसने एक सेवक को रोका और पूछा, क्या तुमने विक्रांत को देखा है आज? मैंने उसे बिल्कुल भी क्यों नहीं देखा, सेवक ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि मैंने उसे अभी भीतरी आंगन की ओर जाते देखा था। सत्येंद्र सिंह ने सिर हिलाया और भीतरी आंगन की ओर बढ़ गए। जैसे ही वह भीतरी आंगन में घुसा, उसने विक्रांत सिंह को एक बड़ी भीड़ के सामने खड़ा देखा, जिसका चेहरा नीला पड़ा और सूजा हुआ था। वह एक जोशीला भाषण दे रहा था। भाइयों, श्यामलपुर में किसी ने भी आज तक मेरे साथ विक्रांत सिंह के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की। यह एक बात है कि उसे नहीं पता था कि मैं नगर प्रमुख का बेटा हूं, लेकिन मेरी पहचान जानने के बाद भी उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं माना। ये सिर्फ मेरे मुंह पर तमाचा नहीं, यह मेरे पिताजी के मुंह पर तमाचा है, उस बदतमीज को ये सिखाने के लिए कि इस कस्बे में असली हुकूमत किसकी चलती है। हमें उसे सबक सिखाना होगा। अपने हथियार उठाओ और चलो, अभी उससे हिसाब बराबर करें। पुरुषों के एक समूह ने तुरंत अपने हाथों में चाकू, भाले, लाठियां और डंडे उठाए, एक प्रभावशाली उत्साह के साथ विक्रांत सिंह का बदला लेने के लिए तैयार थे। विपुल ने बगल से चिल्लाया, उस हरामखोर को बुरी तरह पीटो, चलो चलते हैं। ये देखकर सत्येंद्र सिंह तुरंत भड़क उठे, विक्रांत सिंह के पास गए और डांटा, छोटे बदमाश, तुम अब क्या करने की सोच रहे हो? विक्रांत सिंह ने गुस्से से कहा, पिताजी, किसी बदतमीज ने आज मुझे पीटा है। मेरा चेहरा देखो, देखो कैसे थप्पड़ मारे गए हैं। मैं उसे ढूंढकर बदला लेने जा रहा हूं। सत्येंद्र सिंह ने भड़क कर कहा, क्या तुम भूल गए कि आज रात हमारे महत्वपूर्ण मेहमान आ रहे हैं? क्या तुम अपनी समस्याओं से कल नहीं निपट सकते? विक्रांत सिंह ने जवाब दिया, पिताजी चिंता मत करो, यहाँ इतने सारे भाई हैं, उस लड़के को संभालने में बस एक पल लगेगा। हम बाद में भोज में बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। बगल से विपुल ने बीच में टोकते हुए कहा, हाँ चाचा, आपने नहीं देखा कि चचेरे भाई को आज कितनी बुरी तरह पीटा गया? अगर हम इस दुश्मनी को खत्म नहीं करते तो चचेरे भाई को अपनी युवावस्था में ही मस्तिष्क रक्तस्राव हो सकता है। सत्येंद्र सिंह ने विपुल को घूरा और चिल्लाया, तुम भी आग में घी डाल रहे हो? उसने ठंडी नजरों से विक्रांत सिंह की ओर देखा और घोषणा की, तुम चाहे कितने भी व्यथित क्यों न हो, तुम इस मामले को मेरे लिए टाल दो। आज रात के मेहमान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर उनका अच्छे से मनोरंजन होता है तो भविष्य में अध्यक्ष सूर्यदेव से बात करते समय मेरी स्थिति और मजबूत होगी। अगर तुमने आज रात के भोज में बाधा डाली तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। उसी पल एक सेवक पास आया और सत्येंद्र सिंह से पूछा कि बाहर फूलों की टोकरियों को कैसे व्यवस्थित किया जाए। सत्येंद्र सिंह ने विक्रांत सिंह और विपुल को घूरा, फिर सजावट के काम में शामिल होने के लिए मुड़े और चले गए। विपुल ने विक्रांत सिंह की ओर देखा और पूछा, चचेरे भाई, चाचा ने बोल दिया है, क्या हम अभी भी उस लड़के को बदला लेने जाएंगे? अभ्युदय सिंह क्रोध से उबल रहा था, उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थी और दांत पीसते हुए उसने कहा, जाओ, क्यों नहीं, यहाँ हमारे साथ बहुत से लोग हैं, उस आदमी से निपटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम ये काम जल्दी निपटाकर भोज से पहले लौट आएंगे। ये कहकर वह सामने के आंगन के दरवाजे की ओर भागा। देखा कि नगर प्रमुख सत्येंद्र सिंह इस ओर ध्यान नहीं दे रहे थे और तेजी से अपने दल को बाहर ले गया। वे एक विशाल जुलूस की तरह निकले, पूरी आक्रामक शान के साथ, मानो दुनिया को जीतने निकले हों। बाद में जो थप्पड़ मुझे पड़े थे उनका एक एक बदला लूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। दल के हवेली छोड़ने के थोड़ी देर बाद ही उन्हें 4 व्यक्ति धीरे धीरे अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए। वे अभ्युदय सिंह और उसके साथी थे। विपुल ने अभ्युदय सिंह की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, चचेरे भाई जल्दी देखो, वह वही आदमी है। विक्रांत सिंह ने अपनी आंखें सिकुड़ी, धत्तेरे की, वे वाकई यहाँ आ गए हैं। लेकिन इससे हमें उन्हें ढूंढने की तकलीफ से बच गए। भाइयों, जब समय आएगा तो उन्हें अपनी क्रूरता दिखाएंगे और इस लड़के को ऐसी दहशत देंगे कि यह पेशाब कर देगा। अभ्युदय सिंह और उसके दल ने भी विक्रांत सिंह और उसके आदमियों को देख लिया था। प्रीति ने कुछ चिंता के साथ कहा, यह विक्रांत सिंह और उसका दल है और वह बहुत सारे आदमी साथ लाया है। अभ्युदय सिंह हंसा और कहा, चिंता मत करो, वह कितने भी लोग लाए सब बेकार है। जल्द ही विक्रांत सिंह और उसके आदमी अभ्युदय सिंह और उसके साथियों के पास पहुंच गए। धत तेरे की, आज तुमने मुझे पीटने की हिम्मत की और मेरे घर की दिशा में आने की भी हिम्मत कर रहे हो। तुम्हें वाकई मौत को दावत देने की आदत है। विक्रांत सिंह ने गाली दी। अभ्युदय सिंह ने उसे देखा और पूछा, क्या बात है, आज मैंने तुम्हें इतना धीरे मारा था कि तुम्हें और चाहिए? विक्रांत सिंह ने ठंडी सांस ली, यहाँ फालतू की अकड़ मत दिखाओ। तुम चाहे कितने भी कुशल हो, लेकिन हम इतने सारे लोग हैं, तुम्हें निपटाना तो बस मिनटों का काम है। अगर अपना भला चाहते हो तो अभी घुटनों पर आकर माफी मांगो और मुझे कुछ दर्जन थप्पड़ मारने दो। जैसे कि वह अभ्युदय सिंह को माफ करने वाला ही था, लेकिन जब उसने अभ्युदय सिंह के बगल में आर्या सेठ और अनन्या सिंह को देखा तो उसने अपना इरादा बदल दिया और उन्हें एक रात के लिए मेरी अच्छी सेवा करने दो, तब यह मामला खत्म माना जाएगा। ये सुनकर अभ्युदय सिंह ने ठंडी सांस ली, विक्रांत सिंह की ओर एक तेज कदम बढ़ाया और उसका कॉलर पकड़ लिया। तुमने अभी क्या कहा? विक्रांत सिंह की तो सांस ही अटक गई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैंने कहा उन्हें एक रात के लिए मेरी अच्छी सेवा करने दो। अगर तुमने मुझे छूने
कि हिम्मत की तो मेरे पीछे वाले भाई तुम्हें बख्शेंगे नहीं। अभ्युदय सिंह ने आर्या सेठ की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ सोना चाहते हो, लेकिन अगर तुमने इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत की तो तुम्हें मार खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कहकर उसने विक्रांत सिंह को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। आर्या सेठ अभ्युदय सिंह की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा दी, अपनी बगल में खड़ी अनन्या सिंह को देखते हुए। अनन्या सिंह ने अपने दांत कसकर भींच लिए, काश वह अभ्युदय सिंह को काट सकती। तुम कमीने, तुम पहले मेरे साथ सोए थे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई और मेरे साथ सोए। अनन्या सिंह अपने दिल में चिल्लाई। विपुल ने अपने चचेरे भाई को फिर से पिटते देखा और अपने साथियों को जल्दी से बुलाया। किस बात का इंतजार कर रहे हो, अंदर घुस जाओ, मेरे चचेरे भाई की पिटाई हो रही है, जल्दी करो। लोग तुरंत अपने हथियार उठाकर अभ्युदय सिंह की ओर दौड़े। अभ्युदय सिंह ने उन्हें देखा, उसकी आकृति पलक झपकते ही प्रतिछायाओं में बदल गई और वह भीड़ के बीच कूद रहा था। पलक झपकते ही जमीन पर दर्द से कराहते लोग पड़े थे। विपुल दृश्य को देखकर हक्का बक्का रह गया, वहीं जम गया। अभ्युदय सिंह ने सिर घुमाया और उसे देखा। वह तुरंत सिर पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा, चिल्लाते हुए, उई मां, बहुत दर्द हो रहा है। अभ्युदय सिंह ने होंठ सिकोड़े, उस नाटकबाज पर कोई ध्यान नहीं दिया और विक्रांत सिंह के पास लौट आया। मैं तुम्हें अपने शब्दों को बदलने का एक मौका देता हूं। विक्रांत सिंह ने उम्मीद नहीं की थी कि अभ्युदय सिंह इतना भयावह होगा। उसके कई साथी पलक झपकते ही ढेर हो गए थे। उसने अभ्युदय सिंह को डर से देखा, फिर भी अडिग होकर कह रहा था, मेरे पिताजी नगर प्रमुख हैं। बिना किसी झिझक के अभ्युदय सिंह ने उसके चेहरे पर एक मुक्का जड़ दिया। विपुल ने अभ्युदय सिंह के विक्रांत सिंह को पीटने में व्यस्त होने का मौका भुनाया, जल्दी से जमीन से उठा और नगर प्रमुख के निवास की ओर भागा। चचेरे भाई, हिम्मत मत हारो, मैं अभी अपने चाचा को बुलाने जा रहा हूं। अभ्युदय सिंह ने उसे नहीं रोका। आखिरकार उसका इरादा ही था कि नगर प्रमुख सत्येंद्र सिंह व्यक्तिगत रूप से इस मामले को निपटाएं। विपुल बिखरे हुए कपड़ों में हवेली पहुंचा और नगर प्रमुख सत्येंद्र सिंह को ढूंढ निकाला, चिल्लाते हुए, चाचा, आपको मेरे चचेरे भाई को बचाना होगा। उसे बाहर लगभग पीट कर अधमरा कर दिया गया है। सत्येंद्र सिंह की आंखें बाहर निकल आई। तुमने क्या कहा? विपुल ने कहा, वह वही व्यक्ति है जिसने आज मेरे चचेरे भाई से लड़ाई की थी, वह खास तौर पर यहाँ मेरे चचेरे भाई को पीटने आया है। सत्येंद्र सिंह का चेहरा तुरंत अत्यंत गंभीर हो गया। धत तेरे की, कौन इतनी हिम्मत करता है कि मेरी परवाह न करे, मेरे घर के दरवाजे पर आकर मेरे बेटे को पीटे? वे अभी कहाँ हैं? मुझे वहां जल्दी ले चलो। विपुल जल्दी से सत्येंद्र सिंह को बाहर ले गया। हवेली के अंदर जो लोग काम में व्यस्त थे, उन्होंने सुना कि विक्रांत सिंह को पीट कर अधमरा कर दिया गया है और तुरंत अपना काम छोड़कर सत्येंद्र सिंह और विपुल के पीछे पीछे तमाशा देखने बाहर आ गए। जल्द ही विपुल सत्येंद्र सिंह को वहां ले गया जहां अभ्युदय सिंह और अन्य लोग थे। तब तक विक्रांत सिंह पहले ही जमीन पर बैठा हुआ था, सिसकियां भरते हुए रो रहा था। आंसू, बलगम और खून सब एक साथ मिल गए थे। अपने चचेरे भाई को ऐसी हालत में पिटते देखकर विपुल ने नाराजगी से चिल्लाया, तुम कमीने, मेरा चचेरा भाई वैसे भी ज्यादा होशियार नहीं था, तुमने तो उसे अब लगभग बेवकूफी बना दिया है। मेरे चाचा यहाँ हैं और वह आज तुम्हें जरूर नहीं बख्शेंगे। विक्रांत सिंह ने सिर घुमाया और अपने चचेरे भाई को देखा, मन ही मन सोचते हुए कि तुम ही हो जो ज्यादा होशियार नहीं हो। फिर नगर प्रमुख सत्येंद्र सिंह को आते हुए देखकर उसे अचानक हिम्मत आ गई और वह अभ्युदय सिंह पर चिल्लाया, तुम खत्म, मेरे पिताजी आ गए हैं, तुमने मुझे इतनी बुरी तरह पीटा है, वह तुम्हें जरूर मार डालेंगे। उसके बाद वह रोते बिलखते हुए सत्येंद्र सिंह की ओर रेंगता हुआ गया, पिताजी, आपको मेरा बचाव करना होगा, देखिए इस आदमी ने मेरे साथ क्या किया। काश मैं और ज्यादा दयनीय ढंग से रोता। एक बार पिताजी ने ये देख लिया तो उनका दिल जरूर टूट जाएगा और अपने गुस्से में शहर के सुरक्षा दल को बुला लेंगे, फिर आज इस आदमी का काम तमाम है। विक्रांत सिंह अपने मन में हिसाब लगा रहा था। नगर प्रमुख सत्येंद्र सिंह वाकई गुस्से में दिख रहे थे। उन्होंने विक्रांत सिंह को बचपन से ही एक अनमोल खजाने की तरह पाला था, कभी अपने बेटे को कोई शिकायत सहन नहीं करने दी और इसी वजह से विक्रांत सिंह का ये वर्तमान स्वभाव विकसित हुआ था। वह ये देखने के लिए बेताब था कि किसने उसके बेटे को इतनी हिम्मत से सताया। अगर उसे आज कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिला तो वह सुरक्षा दल को बुलाने के लिए तैयार था और इस अहंकारी आदमी को बता देता कि श्यामलपुर में असली राज किसका चलता है। विपुल और विक्रांत सिंह द्वारा दिखाए गए दिशा का अनुसरण करते हुए जैसे ही उन्होंने दूर से अभ्युदय सिंह का चेहरा साफ देखा, उनके चेहरे का भाव बदल गया, फिर उनकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं और वह पूरी तरह से अविश्वास से भर गए। वह तेजी से आगे बढ़े, चिल्लाते हुए, अभ्युदय, श्रीमान अभ्युदय। विक्रांत सिंह और विपुल दोनों ने सोचा था कि नगर प्रमुख सत्येंद्र सिंह अभ्युदय सिंह पर टूट पड़ेंगे और उसे डांटेंगे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनका रवैया इतना सम्मानजनक होगा। उन्होंने तो अभ्युदय सिंह को संबोधित करते हुए आदरसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। चाचा, इस आदमी से इतनी शिष्टता से क्यों पेश आ रहे हैं? विपुल मन ही मन बुदबुदाया। विक्रांत सिंह ने कहा, मुझे कोई अंदाजा नहीं क्या मेरे पिताजी को अपने बेटे का बदला लेने के लिए क्रोधित नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने देखा कि नगर प्रमुख सत्येंद्र सिंह तेजी से अभ्युदय सिंह के पास गए और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम भी किया। अगर कोई और होता तो नगर प्रमुख सत्येंद्र सिंह वाकई बिना कुछ कहे उस पर टूट पड़ते और उसे कोसते, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अभ्युदय सिंह था जिसे नाराज करने की उनकी हिम्मत नहीं थी। और तो और जिस पल उन्होंने अभ्युदय
सिंह को देखा उन्हें पहले ही एहसास हो गया था कि मामला शायद उतना नहीं था जैसा विक्रांत ने बताया था। आखिरकार वह अपने बेटे के स्वभाव से भली भांति परिचित थे। श्रीमान अभ्युदय, मुझे माफ करें, क्या मैं जान सकता हूं कि यहाँ क्या हुआ है? क्या मेरे नालायक बेटे ने आपको उकसाया? नगर प्रमुख सत्येंद्र सिंह ने सम्मानपूर्वक पूछा। पूरे भ्रम में विक्रांत सिंह जमीन से उठा सत्येंद्र सिंह के पास गया और कहा, पिताजी आप इस आदमी से इतनी शिष्टता से क्यों पेश आ रहे हैं? क्या आपने नहीं देखा कि इसने मेरे साथ क्या किया? सत्येंद्र सिंह ने उसे घूरकर कहा, अभी अपना मुंह बंद करो। श्रीमान अभ्युदय वह मेहमान है जिनकी आज मैं मेजबानी करने वाला था। तुमने तो उससे मुसीबत मोल लेकर हद कर दी है। विक्रांत सिंह हक्का बक्का रह गया और कुछ अविश्वास से अभ्युदय सिंह को घूरने लगा। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सत्येंद्र सिंह का महत्वपूर्ण मेहमान यह आदमी निकलेगा। लेकिन वह अभी भी आश्वस्त नहीं था और कहा, भले ही वह आपका मेहमान हो, उसे मुझे इस तरह पीटना नहीं चाहिए था। अभ्युदय सिंह ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ओह, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरी प्रेमिका पर हाथ उठाने की कोशिश कर सकते हो और मैं तुम्हें पीट नहीं सकता? सत्येंद्र सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने जल्दी से पूछा, श्रीमान अभ्युदय, यहाँ असल में क्या हो रहा है? इस कमीने ने क्या बकवास कर दी है? अभ्युदय सिंह ने पूरी बात समझाई। सुनने के बाद नगर प्रमुख सत्येंद्र सिंह का चेहरा इतना काला पड़ गया था कि लग रहा था जैसे पानी टपक पड़ेगा। उन्होंने मुड़कर विक्रांत सिंह को देखा और उसे एक लात मारी, फिर एक थप्पड़ भी जड़ दिया। शिकायत भरे चेहरे से अपना गाल पकड़े हुए विक्रांत सिंह ने कहा, पिताजी आप मुझे क्यों मार रहे हैं? सत्येंद्र सिंह निराशा से आग बबूला थे। क्या मैं तुम्हें मार रहा हूं? मैं तुम्हें मार नहीं रहा, यही बहुत बड़ी बात है। तुम शहर में इतने मनमानी से पेश आते हो और मनमाने ढंग से एक लड़की को परेशान करने की भी सोचते हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम इस शहर का राजकुमार हो? विक्रांत सिंह मन ही मन बुदबुदाया, आप नगर प्रमुख हैं और मैं आपका बेटा, तो क्या मैं लगभग राजकुमार नहीं हुआ? आपने नगर प्रमुख बनने के लिए इतनी मेहनत की है, क्या यह इसलिए नहीं कि मैं शक्ति और प्रभाव का आनंद ले सकूं? अगर मैं अपनी शान न दिखाऊं तो आप भी खुश नहीं होंगे। क्रोध ने सत्येंद्र सिंह को अंदर ही अंदर कुतर लिया जैसे ही उन्होंने विक्रांत सिंह को फिर से मारने के लिए हाथ उठाया। विक्रांत सिंह जल्दी से पीछे भागा, थप्पड़ से बचते हुए। सत्येंद्र सिंह ने ठंडी सांस ली। अभ्युदय सिंह की ओर मुड़कर पूरी तरह से पश्चाताप के साथ कहा, श्रीमान अभ्युदय, मुझे वाकई अफसोस है। मैंने वाकई उम्मीद नहीं की थी कि इस कमीने ने आपको इतनी मुसीबत दी होगी। यह मेरी लापरवाही है। क्या मैं जान सकता हूं कि आप इस मामले को कैसे सुलझाना चाहते हैं? मैं पूरा सहयोग करूंगा। विक्रांत सिंह फिर से पास आया और बोला, ठीक है, मैं मानता हूं कि इस मामले में मैं गलत था। चूंकि यह आदमी आपका मेहमान है पिताजी, मैं अब इस बारे में बहस नहीं करूंगा। उसे मुझसे माफी मांगने दो और हम बात खत्म कर देंगे। अनन्या सिंह जो बगल में खड़ी थी विक्रांत सिंह की बातें सुनकर शायद ही सहन कर पाए और बोल पड़ी, क्या तुम जरा भी समझदार हो? स्पष्ट रूप से तुमने गलत किया है, फिर भी तुम दूसरों से माफी की उम्मीद करते हो। तुम्हें ऐसी बात कहने की हिम्मत कहां से मिलती है? विक्रांत सिंह ने ढिठाई से कहा, लेकिन इसने मुझे पीटा है, क्या यह उचित नहीं है कि वह मुझे पीटने के लिए माफी मांगे? तुम्हारी पिटाई इसलिए हुई क्योंकि तुम इसके लायक थे, अनन्या सिंह ने कहा। उसका सीना गुस्से से फूल रहा था। सत्येंद्र सिंह ने भी विक्रांत सिंह पर चिल्लाया, मुंह बंद करो। फिर अभ्युदय सिंह की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, श्रीमान अभ्युदय, इस बदमाश से हमें कैसे निपटना चाहिए, यह आपका फैसला है। अभ्युदय सिंह ने विक्रांत सिंह को देखा और कहा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि उसका चरित्र इतना निकृष्ट होगा कि वह माफी भी नहीं मांगेगा। सिर्फ पिटाई करने से वह सबक नहीं सीखेगा। इस बार उसने मुझे उकसाया और कोई त्रासदी नहीं हुई, लेकिन अगली बार अगर कोई और होता तो क्या होता? इस तरह का व्यक्ति शहर के लिए एक कलंक है। अन्य शहरवासियों के भले के लिए भी मुझे उसे एक यादगार सबक देना होगा। विक्रांत सिंह ने उपहास किया, तिरस्कार से सोचते हुए, मेरे पिताजी तो सिर्फ शिष्टाचारवश तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं और तुम खुद को बहुत कुछ समझने लगे। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसा सबक सिखा सकते हो जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि तुम क्या करते हो। अभ्युदय सिंह ने उदासीनता से कहा, चूंकि नगर प्रमुख सत्येंद्र सिंह मुझे फैसला लेने दे रहे हैं तो मैं सजा के तौर पर उसके दोनों पैर तोड़ दूंगा। कैसा रहेगा? विक्रांत सिंह ने घूर कर कहा, तुम पागल हो क्या? तुम वाकई मेरे पैर तोड़ना चाहते हो क्या? तुम्हें वाकई लगता है कि मेरे पिताजी तुम्हारे प्रति विनम्र हैं तो तुम्हें मुझे न्याय करने का अधिकार मिल गया है? नगर प्रमुख सत्येंद्र सिंह ने उम्मीद नहीं की थी कि अभ्युदय सिंह इतने सीधे सीधे इतने चरम पर पहुंच जाएंगे और जल्दी से कहा, श्रीमान अभ्युदय, भले ही मेरा बेटा वाकई काफी परेशान करने वाला हो गया है, लेकिन उसके पैर तोड़ना थोड़ा ज्यादा है। क्या मैं उसे घर जाकर खुद सजा दूं और रमेश चंद्र के परिवार और आपको कुछ पैसे देकर मुआवजा दूं? क्या कहते हैं आप? अभ्युदय सिंह ने सिर हिलाया, आज मैंने उसके पैर तोड़ने का फैसला कर लिया है। ये कहकर उसने अचानक विक्रांत सिंह के दोनों घुटनों पर एक लात मारी। विक्रांत सिंह दर्द से चीखा, जमीन पर दर्द से कराहता हुआ तड़पने लगा। उसके पैरों में असहनीय दर्द का तूफान उमड़ पड़ा। जैसे ही अभ्युदय सिंह ने लात मारी थी, उसे महसूस हुआ कि उसके घुटने पूरी तरह से चूर चूर हो गए थे। सत्येंद्र सिंह ने उम्मीद नहीं की थी कि अभ्युदय सिंह इतनी तेजी से वार करेगा।
वह जल्दी से अपने बेटे की हालत देखने के लिए घुटने टेक दिए और यह पुष्टि करने के बाद कि उसके बेटे के पैर वाकई बर्बाद हो गए थे, उनका चेहरा अत्यंत दर्द भरा हो गया। फिर लाल आंखों से उन्होंने अभ्युदय सिंह को घूरकर दांत पीसे, भले ही मेरे बेटे ने गलत किया हो, उसे सजा देने का अधिकार मेरा है। तुम्हें क्या अधिकार है कि उसके पैर तोड़ो? अभ्युदय सिंह ने ठंडी सांस ली। तो तुम उसे बचाना चाहते हो क्या? यही बात है? सत्येंद्र सिंह ने गुस्से भरी आंखों से पलटवार किया। आप वह हैं जिन्हें सूर्यदेव त्यागी भी सम्मान दिखाते हैं, इसीलिए मैं आपके प्रति विनम्र रहा हूं। लेकिन अब जब आपने मेरे बेटे के पैर तोड़ दिए हैं तो मुझे अब शिष्टाचार दिखाने की कोई जरूरत नहीं। मैं अभी सुरक्षा दल को बुला रहा हूं। आपने मेरे बेटे के पैर तोड़े हैं और इसके लिए एक स्पष्टीकरण होना चाहिए। अभ्युदय सिंह हंसा और पूछा, तो क्या आप जानते हैं कि सूर्यदेव त्यागी मुझे इतना सम्मान क्यों दिखाते हैं? सत्येंद्र सिंह ने ठंडी सांस ली। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्यों, चाहे आपकी पृष्ठभूमि कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, यहाँ श्यामलपुर में आपको मेरे नियमों से चलना होगा। अभ्युदय सिंह ने निराशा से सिर हिलाया। जैसे ही उनकी हथेली में आत्मिक ऊर्जा एकत्र हो गई, उसी पल आकाश में काले बादल छा गए और गर्जना हुई। फिर एक वज्रपात नीचे गिरा, अभ्युदय सिंह के हाथ में आ गया। उनके चारों ओर बिजली की लपटें नाच रही थीं, उन्हें प्राचीन काल के एक वज्र युद्ध देव की छवि में ढाल रही थीं। अभ्युदय सिंह एक हाथ में वज्रपात से खेल रहे थे और फिर उसे सीधा सत्येंद्र सिंह के माथे पर ताना धीरे से पूछते हुए, क्या मुझे तुम्हारा चेहरा देखने की जरूरत है? सत्येंद्र सिंह को लगा कि उनका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया है, जैसे बिजली के झटके उनकी त्वचा पर से गुजर रहे हों, उनके शरीर को अकड़ रहे हों। वह अभ्युदय सिंह को कांपते डर से देख रहा था। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था, स्वाभाविक रूप से घुटने टेकना चाहता था। उसने सोचा था कि सूर्यदेव त्यागी अभ्युदय सिंह को उनकी शक्तिशाली पृष्ठभूमि के कारण इतना महत्व देते हैं, लेकिन उसका मानना था कि एक शक्तिशाली शेर भी अपनी मांद में स्थानीय कुत्ते को दबा नहीं सकता, इसलिए उसने अभी भी श्यामलपुर में अभ्युदय सिंह को चुनौती देने की हिम्मत की थी। लेकिन वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि अभ्युदय सिंह के पास धरती हिला देने वाली, प्रेतों को रुला देने वाली शक्तियां हैं। ये तो बस मृत्युलोक में अवतरित हुए एक अमर के समान थे। उसे अब समझ आया था कि सूर्यदेव त्यागी ने उसे बार बार चेतावनी क्यों दी थी कि अभ्युदय सिंह को नाराज न करें, अन्यथा भयानक परिणाम होंगे। जटिल भावनाओं का बवंडर उनकी आंखों में घूम गया, अंततः पछतावे में बदल गया। अगर उसे पहले पता होता कि अभ्युदय सिंह के पास अमर जैसी क्षमताएं हैं, तो उसने अभ्युदय सिंह के उंगली उठाए बिना खुद ही विक्रांत सिंह के पैर तोड़ दिए होते। इस पल विक्रांत सिंह भी अभ्युदय सिंह द्वारा प्रदर्शित शक्ति से हैरान था, अपने पैरों के दर्द को भी भूल गया था। विपुल चौड़ी आंखों से बुदबुदाया, क्या क्या ये कोई अमर हैं? उत्सुकतावश तमाशा देखने आए लोग भी हैरानी से स्तब्ध थे। उन्होंने ऐसे दृश्य सिर्फ टेलीविजन पर देखे थे। किसने सोचा होगा कि इस दुनिया में वाकई ऐसे लोग हैं जो वज्रपात का उपयोग कर सकते थे? उनकी पूरी दुनिया बदल दी थी। आर्या सेठ और अनन्या सिंह अपेक्षाकृत शांत थीं। अनन्या सिंह ने पिछली रात की घटनाओं के बाद यह महसूस किया था कि दुनिया जितनी उसने जानी थी उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी थी। प्रीति दूसरों की तरह हैरान थी, इसे अविश्वसनीय पा रही थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि अभ्युदय सिंह बस लड़ाई में माहिर थे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह भाई अमर विधि दिव्य शक्ति का प्रदर्शन भी कर सकते थे। कितना अद्भुत! अंत में नगर प्रमुख सत्येंद्र सिंह अभ्युदय सिंह के हाथ में वज्रपात की दमनकारी शक्ति का सामना नहीं कर पाए और एक धपकी आवाज के साथ वह जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए। श्रीमान अभ्युदय, मुझे अफसोस है, मैंने गुस्ताखी की। मेरे बेटे के पैर टूटने लायक ही थे, मुझे कोई शिकायत नहीं। उसने खुद ही यह सब किया। कृपया अपना क्रोध शांत करें। सत्येंद्र सिंह को शांत होते देखकर अभ्युदय सिंह ने अपने हाथ में वज्रपात को विसर्जित कर दिया और आकाश के काले बादल तेजी से बिखर गए और चांदनी तथा तारों से भरे आकाश का दृश्य वापस आ गया। तुम्हारा बेटा एक कमीना है, मैंने उसे न मारकर पहले ही दया दिखाई है। सूर्यदेव त्यागी के लिए मैं तुम्हें अब और माफ करता हूं। आशा है कि तुम सही ढंग से पेश आओगे, अभ्युदय सिंह ने उदासीनता से कहा। सत्येंद्र सिंह ने जल्दी से अभ्युदय सिंह को दंडवत प्रणाम किया। धन्यवाद श्रीमान अभ्युदय। धन्यवाद श्रीमान अभ्युदय, मैंने अपनी गलती मान ली है। मेरा बेटा ऐसा इसलिए बना क्योंकि मैंने उसे लाड़ प्यार दिया, मैंने अपने कर्तव्य की गंभीर उपेक्षा की है। मैं अध्यक्ष सूर्यदेव त्यागी को अपना नगर प्रमुख का पद व्यक्तिगत रूप से त्याग दूंगा। आशा है श्रीमान अभ्युदय मुझे माफ कर देंगे। वह स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि अभ्युदय सिंह जैसे अमर व्यक्ति को नाराज करने के बाद सूर्यदेव त्यागी उसे नगर प्रमुख के रूप में जारी रहने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे और उसे शायद सजा भी मिल सकती थी। इसलिए अभ्युदय सिंह के गुस्से को कुछ हद तक शांत करने के लिए स्वेच्छा से इस्तीफा देना बेहतर था। अभ्युदय सिंह ने ठंडी सांस ली और उनकी अनदेखी की आर्या सेठ और अन्य की ओर मुड़ते हुए, चलो चलते हैं। बात जब यहां तक पहुंच गई तो रात्रि भोज स्पष्ट रूप से रद्द हो गया था और उन्हें कहीं और खाने के लिए जगह ढूंढनी पड़ी। अभ्युदय सिंह और उनके दल के जाने के बाद सत्येंद्र सिंह ने विक्रांत सिंह को नाराजगी से देखा और दांत पीसे, तुम लंगड़े हो गए हो और अब मैं अपनी नौकरी भी खोने वाला हूं। क्या तुम अब संतुष्ट हो? विक्रांत सिंह निराशा के चेहरे के साथ विलाप किया। पिताजी,
कृपया जल्दी से मुझे श्यामलपुर के अस्पताल ले चलो, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। विपुल ने विक्रांत सिंह को दया से देखा और कहा, चचेरे भाई तुम बहुत दयनीय हो। अब से तुम्हें व्हीलचेयर में बैठना होगा। चाचा की नौकरी चली गई है, तुम सुंदर नहीं हो और भविष्य में शायद तुम्हारे पास पैसे भी नहीं होंगे। विकलांग होने पर तुम्हें पत्नी नहीं मिलेगी। विक्रांत सिंह इतने गुस्से में था कि आग बबूला हो रहा था, चिल्लाते हुए, दफा हो जाओ, इस जिंदगी में मुझे दोबारा अपना मुंह मत दिखाना। विपुल का चेहरा शिकायत से भरा हुआ था। मैं तो बस तुम्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। विक्रांत सिंह, अभ्युदय सिंह और उनके साथियों ने एक रेस्टोरेंट ढूंढा और कुछ हल्का फुल्का खाया। प्रीति पूरे समय अकथनीय और उत्साह की स्थिति में थी, उसका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। अभ्युदय सिंह को लगातार देखते हुए, भाई अभ्युदय आप बहुत कमाल हो। खाने के बाद दल श्यामलपुर के एक पार्क की ओर चलने लगा, घूमने का विचार करते हुए। रास्ते में प्रीति ने गंभीरता से कहा, भाई अभ्युदय मैंने फैसला कर लिया है, अब से मैं आपकी प्रशंसिका हूँ। आर्या सेठ ये सुनकर हंस पड़ी और कहा, भाई अभ्युदय मैं भी आपकी प्रशंसिका हूँ। अनन्या सिंह ने तुरंत आवाज मिलाई, मैं भी। आर्या सेठ मुड़कर अनन्या सिंह की ओर देखा और दोनों महिलाओं की नजरें मिली, लगभग उनके बीच आग लग गई। अभ्युदय सिंह बेबसी का भाव लिए प्रीति से कहा, तुम अभी छोटी हो, हमेशा ऐसी बातों में मत उलझा करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। प्रीति ने बहस की, दोनों में कोई टकराव नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हारी प्रशंसिका ही रहूंगी। फिर उसने मुस्कुराते हुए आर्या सेठ को देखा और पूछा, आर्या तुम्हें ईर्ष्या नहीं हो रही है ना? आर्या सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक नहीं। अनन्या सिंह भी आर्या सेठ से पूछना चाहती थी कि क्या उसे ईर्ष्या हो रही है, प्रीति की शैली की नकल करते हुए, लेकिन बेहतर सोचा क्योंकि जवाब स्पष्ट लग रहा था, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। वे चारों पार्क में प्रवेश किया और एक सुनसान कुंज की ओर बढ़ गए। कोई रोशनी नहीं थी और वे चांदनी से ही आगे का रास्ता मुश्किल से देख पा रहे थे। दृष्टि भले ही स्पष्ट न थी, पर विशाल पहाड़ों के बीच कीड़े-मकोड़ों और पक्षियों की चहचहाहट सुनते हुए, रात की ठंडी हवा को महसूस करते हुए और आकाश में चांद को निहारते हुए एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। चारों ही लोग चुपचाप इस शांत पल का आनंद ले रहे थे, बिना कुछ कहे। इसी बीच अंधेरी रात के आकाश में एक प्रकाश रेखा तेजी से श्यामलपुर की दिशा में उड़ रही थी। थोड़ी देर बाद वह प्रकाश रेखा एक पहाड़ी की चोटी पर रुक गई। जब दृश्य स्पष्ट हुआ तो पता चला कि वह प्रकाश एक काले वस्त्रधारी आकृति थी। काले वस्त्रधारी आकृति पर्वत शिखर के कगार पर खड़ी थी, नीचे के क्षेत्र को निहार रही थी। थोड़ी दूरी पर श्यामलपुर की बत्तियां टिमटिमा रही थीं। बिना ज्यादा सोचे काले वस्त्रधारी आकृति एक बार फिर आकाश में उड़ चली और एक संक्षिप्त आत्मिक संवेदन के बाद सीधे शहर के पार्क में एक कुंज की ओर उड़ गई। जंगल में चारों का समूह काफी दूर चल चुका था जब अनन्या सिंह ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाईं और चोरी छिपे अभ्युदय सिंह के हाथ की ओर अपना हाथ बढ़ाया। यहाँ इतनी घुप अंधेरी रात है और कोई देख नहीं रहा। अभ्युदय सिंह को थोड़ा तंग करने का विचार ही कितना रोमांचक है, खासकर आर्या सेठ के सामने, अनन्या सिंह ने शरारती मुस्कान के साथ सोचा। अभ्युदय सिंह को महसूस हुआ कि उसका हाथ पकड़ा गया है तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने सिर घुमाकर देखा कि अनन्या सिंह उसे धूर्त आंखों से देख रही थी, जिनमें शरारत साफ झलक रही थी, जैसे कोई बड़ी गड़बड़ करने वाली हो। अभ्युदय सिंह ने तुरंत उसका हाथ झटका और उससे थोड़ा और दूर हट गया। अनन्या सिंह गुस्से से भरा चेहरा लिए एक बार फिर अभ्युदय सिंह का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। अभ्युदय सिंह ने बस आर्या सेठ के साथ जगह बदल ली। तब जाकर अनन्या सिंह ने हार मानी, मन ही मन अभ्युदय सिंह की 100 बार आलोचना करती हुई। आर्या सेठ ने देखा कि अभ्युदय सिंह अचानक उसके दूसरी ओर चला गया। उसके चेहरे पर भ्रम था, लेकिन उसे तुरंत समझ आ गया कि यह फिर से अनन्या सिंह की अभ्युदय सिंह पर कोई गुप्त चाल थी। उसने दृढ़ता से अनन्या सिंह का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी सहेलियों को हाथ में हाथ डालकर चलना चाहिए, इससे ज्यादा आत्मीयता रहती है। अनन्या सिंह हंसी, हाँ हम तो जीवन भर की सहेलियां हैं, हमें हाथ में हाथ डालकर ही चलना चाहिए। दोनों के बीच की मीठी मीठी नोक-झोंक सुनकर अभ्युदय सिंह खींच उठा। वह आर्या सेठ और प्रीति को अनन्या सिंह इस स्त्री से दूर ले जाने को उत्सुक था। तभी अचानक उसके दिल में खतरे का एहसास हुआ। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे बता रही थी कि कोई भयावह उपस्थिति उनके करीब आ रही है। वह तुरंत रुक गया, कोई हिलेगा नहीं। आर्या सेठ और बाकी सब ने भ्रमित भाव से अभ्युदय सिंह की ओर देखा। अभ्युदय सिंह ने अपने दिव्य संवेदन को वातावरण का अवलोकन करने के लिए छोड़ा और जल्द ही एक आकृति को अपनी ओर उड़ते हुए पाया। उसका चेहरा तेजी से बदल गया और वह पूरी तरह सतर्क हो गया। पृथ्वी के वर्तमान वातावरण को देखते हुए स्वर्ण केंद्र स्तर तक पहुंचे लोगों के लिए भी खड्ग नियंत्रण कौशल पर निर्भर किए बिना वास्तविक उड़ान भरना मुश्किल था। वे बस कुछ समय के लिए हवा में पैंतरेबाजी कर सकते थे। स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए व्यक्ति को कम से कम नवजात आत्मा स्तर या उससे ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब था कि उनकी और उड़ने वाला व्यक्ति कम से कम नवजात आत्मा स्तर का था और शायद उससे भी ऊपर। साधना लोक में ऐसे स्तर को पहले ही कुलगुरु का स्तर माना जाता था। आज की पृथ्वी पर तो और भी, जहां साधना का मार्ग विच्छिन्न हो चुका
था। हालांकि अभ्युदय सिंह ने पहले अनुमान लगाया था कि पृथ्वी पर उसके अलावा भी अन्य साधक हैं, फिर भी एक और सच्चे साधक को देखकर, खासकर जो नवजात आत्मा स्तर से ऊपर हो, उसे अब भी अविश्वसनीय लगा। इतना शक्तिशाली प्राणी अगर वह अपनी आभा छिपा ले तो मुझे उसका पता लगाने का कोई तरीका नहीं मिलेगा। वह बिना किसी छिपाव के हमारी ओर उड़ रहा है, जिसका लगभग निश्चित रूप से मतलब है कि वह हमारे लिए ही आ रहा है। लेकिन मैंने ऐसे उच्च स्तरीय प्राणी को कब उकसाया? जैसे ही अभ्युदय सिंह इस पर विचार कर रहा था, प्रकाश रेखा पहले ही उनके सिर के ऊपर पहुंच चुकी थी। काले वस्त्रधारी आकृति हवा में रुक गई, फिर धीरे धीरे नीचे उतरी, उनके सिर से लगभग 10 मीटर ऊपर आकर रुक गई। एक दमनकारी शक्ति की लहर ने उन्हें घेर लिया और अभ्युदय सिंह का माथा तुरंत ठंडे पसीने से भीग गया। अनन्या सिंह और प्रीति तो और भी सहम गए थे। प्रीति हवा में काले वस्त्रधारी आकृति को घूरते हुए बोली, वह व्यक्ति उड़ सकता है। केवल आर्या सेठ को कोई असहजता महसूस नहीं हुई, वह बस काले वस्त्रधारी आकृति के अचानक प्रकट होने से चकित थी। काले वस्त्रधारी आकृति ने चारों को नीचे देखा, मानो जमीन पर पड़ी चींटियां देख रहा हो। उसकी नजरें अंततः आर्या सेठ पर टिक गईं। फिर एक कर्कश आवाज निकली, जिसे सुनकर पता नहीं चल रहा था कि वह पुरुष की है या स्त्री की। मेरे साथ आओ। आर्या सेठ ने तुरंत अभ्युदय सिंह का हाथ कसकर पकड़ लिया। हवा में मौजूद वस्त्रधारी आकृति को घूरते हुए पूछा, कौन कौन हो तुम? मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? वस्त्रधारी आकृति की कर्कश आवाज फिर से गूंजी, ये तुम्हारा भाग्य है, तुम अपने बगल की इन चींटियों से अलग हो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे जन्म के क्षण ही निर्धारित हो गया था। मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया दिखाऊंगा जो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। अभ्युदय सिंह ने आर्या सेठ को अपने पीछे ढाल बनाया। उसकी आंखें वस्त्रधारी आकृति पर टिकी थीं और उसने कहा, वरिष्ठ, यह मेरी प्रेमिका है। हम आपको नहीं जानते और आप ऐसे आकर यह नहीं कह सकते कि आप उसे ले जाना चाहते हैं। यह उचित नहीं है ना? वस्त्रधारी आकृति ने अभ्युदय सिंह पर एक नजर डाली और तपाक से बोली, तुम्हारी प्रेमिका? तुम जैसे तुच्छ प्राणी को भी इसकी प्रेमिका बनने लायक समझते हो? जैसे ही उसके शब्द गिरे, वस्त्रधारी आकृति ने अभ्युदय सिंह पर एक शक्ति का प्रहार किया। वह शक्ति एक जबरदस्त बल लिए हुए अनन्या सिंह और प्रीति दोनों को उसके बगल में अनजाने में कांपने पर मजबूर कर दिया। ये देखकर कि बात बिगड़ रही है, अभ्युदय सिंह ने तुरंत एक शक्ति का इस्तेमाल करके अनन्या सिंह और प्रीति को दूर धकेल दिया, जबकि वह खुद तेजी से पीछे हट गया। वस्त्रधारी आकृति का अपनी शक्ति पर असाधारण नियंत्रण था। हालांकि आर्या सेठ भी अभ्युदय सिंह के बगल में थी, उसके सिर का एक भी बाल नहीं हिला। अभ्युदय सिंह ने अपनी आत्मिक शक्ति को उजागर किया और वस्त्रधारी आकृति द्वारा छोड़ी गई शक्ति को रोकने के लिए अपने सामने एक प्रकाश कवच बनाया। बल द्वारा किया गया प्रहार इतना जबरदस्त था कि उसने पलक झपकते ही अभ्युदय सिंह के बचाव को तोड़ दिया। फिर उसने अपना वज्रमेघ खड्ग निकाला। नवचरम खड्ग साधना को प्रतिरोध के लिए तैनात करने का इरादा था, लेकिन जैसे ही साधना ने आकार लिया, वह जोरदार धमाके के साथ फट गई। अभ्युदय सिंह के हाथ में खड्ग पोषण कुंभ प्रकट हुआ और 3 उड़ने वाली खड्ग एक साथ निकल पड़ी, जो वस्त्रधारी आकृति द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मुकाबला कर रही थी। अभ्युदय सिंह को सैकड़ों मीटर पीछे धकेला गया, जिससे जमीन पर गहरी लकीरें बन गईं, इससे पहले कि वह अंततः उस शक्ति को निष्क्रिय कर पाता और रुक पाता। वह हाँफने लगा, उसका माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि वह उस शक्ति के प्रभाव को मुश्किल से ही झेल पाया था जो उसे भेद सकती थी। एक बार फिर उसने वस्त्रधारी आकृति की ओर देखा, उसकी आंखों में गहरा डर भरा हुआ था। इस वस्त्रधारी आकृति की शक्ति शायद नवजात आत्मा स्तर से कहीं ऊपर थी। प्रतिद्वंद्वी ने बस अपनी उंगली हिलाई थी और अभ्युदय सिंह को प्रतिरोध करने के लिए अपनी सारी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ा। उनके बीच का अंतर शायद असीमित था। केवल इसी क्षण अभ्युदय सिंह को एहसास हुआ कि उसकी अर्जित शक्ति एक सच्चे महाशक्तिशाली के सामने कुछ भी नहीं थी। उसके दिल में निराशा छा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे प्रतिद्वंद्वी को कैसे हराया जाए। वस्त्रधारी आकृति ये देखकर कि अभ्युदय सिंह वास्तव में प्रहार झेल गया था, थोड़ी चकित हुई और उसने अभ्युदय सिंह को एक और बार गौर से देखा। अभ्युदय सिंह ने महसूस किया कि एक शक्ति उसके शरीर पर फैल गई है, मानो उसे पूरी तरह से भेद दिया गया हो और उस पल उसके हर रहस्य को उजागर कर दिया गया हो। वस्त्रधारी आकृति हंसी, लगता है तुमने अनेक अद्भुत अनुभव प्राप्त किए हैं। उन चींटियों की तुलना में तुम वास्तव में बहुत अधिक शक्तिशाली हो। चूंकि हम दोनों ही साधक हैं तो मैं आज तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन आज से तुम और ये लड़की एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखेंगे। यदि तुम अभी भी आसक्त रहोगे तो मुझे दयाहीन होने का दोष मत देना। अभ्युदय सिंह जाहिर है सहमत नहीं हो सकता था। वह अभी भी इस वस्त्रधारी आकृति के बारे में स्पष्ट नहीं था कि यह कौन है, और निश्चित रूप से उसे आर्या सेठ को ऐसे ही ले जाने नहीं दे सकता था। आर्या सेठ वह स्त्री थी जिसे वह दिल से चाहता था। प्रतिद्वंद्वी की शक्ति कितनी भी भयावह क्यों न हो, वह इतनी आसानी से पीछे नहीं हट सकता था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, अनन्या सिंह, जो ज्यादा दूर नहीं थी, ने नाराजगी से कहा, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? बिना किसी स्पष्टीकरण के किसी को ले जाने की कोशिश कर रहे हो और खुद को बड़ा समझ रहे हो क्या? तुम्हें लगता है कि तुम बस उड़ सकते हो इसलिए महान हो? आर्या सेठ चकित थी कि अनन्या सिंह ऐसे समय में उसके लिए खड़ी होगी। उसने सोचा था कि अनन्या सिंह उसे ले जाए जाने में ज्यादा खुश होगी।
अभ्युदय सिंह हालांकि भौहें सिकोड़ गया अनन्या सिंह के लिए चिंतित था। ये वस्त्रधारी आकृति एक उच्च स्तरीय साधक थी। ऐसे स्तर तक पहुंचने वाले अक्सर सांसारिक चिंताओं को तुच्छ समझते थे और भावनाओं के प्रति उदासीन होते थे। नश्वर मनुष्यों को चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। भले ही अनन्या सिंह सुंदर थी, वह वस्त्रधारी आकृति का ध्यान शायद ही खींच पाती। उसका जल्दबाजी में बोलना, अगर वह सावधान न रही तो उसकी जान भी ले सकता था। वस्त्रधारी आकृति ने अपना सिर घुमाया और अनन्या सिंह पर एक नजर डाली। ठंडे स्वर में बोली, क्या तुम मुझे चुनौती दे रही हो? अनन्या सिंह ने न दबकर न अकड़कर जवाब दिया, क्या मैं तुम्हें चुनौती दे रही हूं? मैं तो बस तुमसे समझदारी की बात कर रही हूं। तुम तो हद कर रहे हो। वस्त्रधारी आकृति ने ठंडी सांस ली। मेरी दुनिया में शक्ति ही सब कुछ है और तर्क जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं इन शब्दों को कहने के तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये कहकर एक प्राणखग अनन्या सिंह की ओर तेजी से बढ़ा। अभ्युदय सिंह का चेहरा तेजी से बदल गया। वह अनन्या सिंह को बचाना चाहता था, लेकिन प्राणखग इतनी तेजी से आया कि वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। हालांकि जैसे ही प्राणखग अनन्या सिंह के शरीर से टकराने वाला था, उसकी कलाई पर बंधा जेड कड़ा अचानक प्रकाश से चमक उठा और उसे अपने भीतर घेर लिया। प्राणखग प्रकाश से टकराया और तुरंत गायब हो गया। वस्त्रधारी आकृति एक पल के लिए चकित रह गई, फिर उसने अनन्या सिंह का अवलोकन करने के लिए अपना दिव्य संवेदन छोड़ा और आश्चर्य से बोली, रहस्यमयी देवी की नियुक्त काया, रोचक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ रहस्यमयी देवी की नियुक्त काया से भेंट होगी। लगता है तुम्हें नवस्वर्ग की देवी की विरासत मिल चुकी है। चूंकि ऐसा है तो मैं तुम्हें भी आज अपने साथ ले जाऊंगा। वस्त्रधारी आकृति ने एक शक्ति छोड़ी जिसने अनन्या सिंह को अपने घेरे में ले लिया। अगले ही पल अनन्या सिंह हवा में उठ गई और वस्त्रधारी आकृति के बगल में जा पहुंची। वह घबरा गई थी और लगातार संघर्ष कर रही थी, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश करती, वह वस्त्रधारी आकृति के बंधन से आजाद नहीं हो पा रही थी। मुझे नीचे उतारो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। वस्त्रधारी आकृति ने उसे अनसुना कर दिया और आर्या सेठ की ओर मुड़कर फिर से देखा, तुम भी यहाँ आओ। आर्या सेठ का चेहरा प्रतिरोध से भरा हुआ था। इस जीवन में मैं अभ्युदय सिंह से कभी अलग नहीं होऊंगी जब तक तुम मुझे मार नहीं देते, अन्यथा मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। काले वस्त्रधारी आकृति ने आह भरी, सांसारिक प्रेम इस दुनिया की सबसे व्यर्थ चीज है। एक बार जब तुम मेरे साथ विशाल दुनिया देखोगी तो समझ जाओगी कि यह लड़का तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे लिए एक ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य इंतजार कर रहा है और ये तुम पर निर्भर नहीं करता कि तुम मेरे साथ आओगी या नहीं। ये कहने के बाद एक शक्ति ने आर्या सेठ को घेर लिया, उसे हवा में उठा लिया और काले वस्त्रधारी आकृति की ओर ले गई। काले वस्त्रधारी आकृति ने अभ्युदय सिंह पर बस एक हल्की नजर डाली, फिर आर्या सेठ और अनन्या सिंह को साथ लिए हुए मुड़ी और रात के आकाश में उड़ गई। अभ्युदय सिंह का चेहरा बेचैनी से भरा हुआ था। उसने तुरंत वज्र में एक खड्ग निकाला, उस पर चढ़कर आकाश में उड़ गया और काले वस्त्रधारी आकृति का तेजी से पीछा करने लगा। वह इस काले वस्त्रधारी व्यक्ति की पहचान नहीं जानता था, ये भी नहीं जानता था कि वे कैसे दिखते हैं और उनकी शक्ति इतनी भयावह थी। अगर आर्या सेठ को ऐसे ही ले जाया गया तो उसे भविष्य में उसे ढूंढना कहां से शुरू करना होगा ये भी पता नहीं चलेगा। कई प्रकाश रेखाएं रात के आकाश को चीरती हुई गुजरी, पीछे केवल प्रीति को मौके पर ही हक्का बक्का खड़ा छोड़कर। काले वस्त्रधारी आकृति आर्या सेठ और अनन्या सिंह को पहाड़ी श्रृंखलाओं के ऊपर से ले जा रही थी। आर्या सेठ, जिसका चेहरा बेचैनी से भरा था, ने पीछे मुड़कर अभ्युदय सिंह को देखा जो पीछा कर रहा था। उसने काले वस्त्रधारी आकृति से विनती की, कृपया मुझे जाने दो। मैं कोई विशाल दुनिया नहीं देखना चाहती, मैं बस अभ्युदय सिंह के साथ रहना चाहती हूँ, कृपया। काले वस्त्रधारी आकृति ने उदासीनता से जवाब दिया, ये तुम पर निर्भर नहीं करता। आर्या सेठ फिर से बोलने ही वाली थी जब काले वस्त्रधारी आकृति ने एक शक्ति छोड़ी जिससे वह बेहोश हो गई। अनन्या सिंह जो उसके बगल में थी घबराहट में चीख पड़ी, तू नीच कहीं का, हमें जाने दे। क्या तुम्हें पता है कि तुम जो कर रहे हो वह मानव तस्करी है? काले वस्त्रधारी आकृति ने उसे अनसुना कर दिया और आगे उड़ती रही। अभ्युदय सिंह जो पीछे पीछा कर रहा था स्वाभाविक रूप से काले वस्त्रधारी आकृति की उड़ने की गति का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन वह हार नहीं मानना चाहता था और उन्हें पकड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा था। ये देखकर कि काले वस्त्रधारी आकृति का रुकने का कोई इरादा नहीं था, उसने सीधे नवचक्र स्वर्णिम पक्षी कौशल का उपयोग किया और 2 स्वर्णिम पक्षी छोड़े जो काले वस्त्रधारी आकृति का पीछा करने लगे। स्वर्णिम पक्षी प्रचंड लपटों से धधकते हुए पहाड़ी श्रृंखलाओं के ऊपर से उड़ते गए, एक बड़ी आग लगाए और जल्द ही काले वस्त्रधारी आकृति तक पहुंच गए। पीछे से आ रहे उच्च तापमान को महसूस करते हुए काले वस्त्रधारी आकृति तुरंत रुक गई और पीछे मुड़कर देखा। दोनों स्वर्णिम पक्षियों ने अपनी चोंचें चौड़ी खोली और हर चीज को जलाने में सक्षम लपटें उगल दी काले वस्त्रधारी आकृति को घेरने का प्रयास किया। काले वस्त्रधारी आकृति की बड़ी आस्तीन के एक झटके से लपटें तुरंत बुझ गईं और दोनों स्वर्णिम पक्षियों ने दर्द भरी चीख निकाली और तुरंत गायब हो गए। नवसूर्य दिव्य अग्नि, इस लड़के के पास वास्तव में नवसूर्य दिव्य काया है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे एक साथ आ गए।
लेकिन भले ही तुम दोनों स्वर्ग में बनी जोड़ी हो, जो अतीत में हुआ है उसके आधार पर मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं रहने दूंगा, काले वस्त्रधारी आकृति ने कहा। इसके विपरीत, अतीत जैसी त्रासदी को फिर से होने से रोकने के लिए मुझे भविष्य की परेशानी से बचने के लिए तुम्हें जड़ से मिटाना होगा। काले वस्त्रधारी आकृति अब आगे नहीं उड़ी बल्कि हवा में रुक गई, अभ्युदय सिंह के आने का इंतजार कर रही थी। अभ्युदय सिंह वज्रमेघ खड्ग पर खड़े होकर काले वस्त्रधारी आकृति तक उड़ गया। ये देखकर कि आकृति रुक गई है, उसके चेहरे पर खुशी का भाव आया और उसने पूछा, वरिष्ठ, क्या आपने अपना मन बदल लिया है? काले वस्त्रधारी आकृति का चेहरा हुड के नीचे छिपा था, कोई भाव नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी कर्कश भावशून्य आवाज सुनी जा सकती थी, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ तुम्हें जो एक परेशानी हो उससे निपटने के लिए रुका हूँ। अगर तुम मेरा पीछा नहीं करते तो मैं शायद तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि तुमने नवसूर्य दिव्यकाया की विशेषताओं को उजागर कर दिया है, मैं अब तुम्हें आज जीवित नहीं रहने दे सकता। अभ्युदय सिंह का रंग उड़ गया, क्योंकि उस पर पहले कभी न महसूस किया गया खतरे का एहसास छा गया। उसे तीव्र रूप से आभास हुआ कि यह साक्षात मृत्यु का संकट था। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि वह यही मरने वाला है। वह प्रतिरोध करना चाहता था और उसकी आत्मिक शक्ति उसके पूरे शरीर में बेकाबू होकर दौड़ रही थी। हालांकि इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, काले वस्त्रधारी आकृति पहले ही उसके सामने आ चुकी थी। फिर उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था, उसकी शक्ति गायब हो गई थी और वह एक मृत शांति में लिपटा हुआ था। अपने अगले जीवन में इतने हठी मत बनना। तुम दोनों के बीच कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा, यह नियति है और तुम इसे बदल नहीं सकते, काले वस्त्रधारी आकृति ने कहा। अगले ही पल अभ्युदय सिंह ने एक कोमल पतली दिव्य रत्न जैसी हथेली देखी, जिसकी कलाई पूर्णिमा के चांद सी धवल थी, जिस पर अर्धचंद्र का निशान था, जो कलाई में एक रहस्यमय स्पर्श जोड़ रहा था। यह उसके सीने की ओर प्रहार करने लगी। ये काले वस्त्रधारी आकृति वास्तव में एक स्त्री थी। अभ्युदय सिंह का दिमाग ज्यादा कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसे सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उसके प्राण शक्ति और रक्त उछल पड़े और उसने ताजे रक्त का एक घूंट उगल दिया। उसके शरीर की जीवन ऊर्जा पल भर में खत्म हो गई और उसका निर्जीव शरीर तेजी से नीचे जमीन की ओर गिरने लगा। अनन्या सिंह पास से ये सब देखते हुए क्रोध से लाल हो गई थी जब उसने देखा कि अभ्युदय सिंह को काले वस्त्रधारी आकृति ने एक ही हथेली के प्रहार से गिरा दिया है। वह उन्मादपूर्वक संघर्ष कर रही थी। तू नीच कहीं का शैतान का वंशज, मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसके शरीर में छिपी शक्ति फट पड़ी और उसकी कलाई पर बंधा जैद कड़ा प्रकाश की किरणें बिखेरने लगा। वह काले वस्त्रधारी आकृति के बंधन से मुक्त हो गई और अभ्युदय सिंह के साथ नीचे घाटी की ओर गिरने लगी। काले वस्त्रधारी आकृति ये सुनिश्चित थी कि अभ्युदय सिंह उसके हथेली के प्रहार से मर चुका है। अनन्या सिंह को नीचे गिरते हुए देखकर उसने अपना सिर हिलाया। छोड़ो, नवस्वर्ग की देवी की विरासत मोहक है, लेकिन अगर यह मेरे लिए नियत नहीं है तो मैं इसे जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकती। खुद से बात करने के बाद वह मुड़ी अब बेहोश हो चुकी आर्या सेठ को साथ लिए और तेजी से क्षितिज में गायब हो गई। अभ्युदय सिंह का शरीर तेजी से घाटी की ओर गिर रहा था। उसमें जीवन का कोई संकेत नहीं बचा था। उसके भीतर का स्वर्ण केंद्र भी धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था। अपने जीवन के पूर्ण विराम का इंतजार कर रहा था, जिसके बाद वह आधिकारिक तौर पर इस दुनिया से चला जाएगा। हालांकि स्वर्ण केंद्र स्तर में यह कहा जाता है कि जब तक किसी का जीवनबद्ध स्वर्ण केंद्र बरकरार रहता है तब तक बचने की एक आशा की किरण बनी रहती है। लेकिन काले वस्त्रधारी व्यक्ति की हथेली में समाहित अनंत रहस्यों ने अभ्युदय सिंह के स्वर्ण केंद्र और उसके शरीर के बीच सभी संबंध तोड़ दिए। उसकी जीवन ऊर्जा खत्म होने के बाद उसका जीवनबद्ध स्वर्ण केंद्र उसे जीवन बनाए रखने की शक्ति प्रदान नहीं कर पाया। नवजात आत्मा स्तर तक न पहुंचने के कारण उसके भौतिक शरीर की मृत्यु पर वह अपने जीवनबद्ध नवजात आत्मा पर निर्भर रहकर इस दुनिया में जीवित नहीं रह पाता। इस बार वह वास्तव में निश्चित मृत्यु की अपरिहार्य स्थिति में था। हालांकि उसके गिरने के कुछ ही सेकंड के भीतर एक धधकती लाल ताबीज कहीं से प्रकट हुई, तुरंत प्रज्वलित हो गई और सुनहरी लाल लपटों ने उसे घेर लिया। अभ्युदय सिंह के शरीर को अपने भीतर समेट लिया और जैसे ही लपटों ने उसे जलाया, अभ्युदय सिंह के शरीर के भीतर की जीवन ऊर्जा वास्तव में धीरे धीरे पुनर्जीवित होने लगी। निर्वाण ताबीज। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के कगार पर होता है तो निर्वाण ताबीज अपने आप प्रज्वलित हो जाता है, जिससे मरते हुए व्यक्ति को पुनर्जन्म का अवसर मिलता है। कुछ ही देर में ताबीज जलकर खाक हो गया और अभ्युदय सिंह के कपड़े जलकर राख हो गए। हालांकि उसकी दिल की धड़कन और सांसें बहाल हो गई थीं, लेकिन इस समय वह अभी भी गंभीर रूप से घायल और बेहोश था और वह अभी भी जमीन से सैकड़ों मीटर ऊपर था। अगर वह ऐसे ही गिरता तो भी वह टुकड़े टुकड़े हो जाता। तभी अनन्या सिंह, जो अभ्युदय सिंह के साथ नीचे गिर रही थी, धीरे धीरे उसके शरीर के करीब आ रही थी। वह अभ्युदय सिंह से अचानक निकली लपटों से चौंक गई थी। सोच रही थी कि शायद वह इतनी तेजी से गिरने के कारण स्वतः ही जल गया होगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि वे जमीन से केवल कुछ 100 मीटर दूर थे। ऐसी घटना संभव नहीं होनी चाहिए और उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह अभ्युदय सिंह का कोई आत्मरक्षा तंत्र हो सकता है। केवल जब उसने अपने सामने एक पूरी तरह से निर्वस्त्र अभ्युदय सिंह को देखा तो उसने राहत की सांस ली। नवस्वर्ग की देवी द्वारा छोड़ा गया जैद कड़ा वास्तव में उसकी रक्षा कर रहा था, लेकिन उसने अभी तक उसे रक्त से
अपना स्वामी नहीं बनाया था, इसलिए उसे कड़े को नियंत्रित करने का कोई ज्ञान नहीं था और वह केवल स्वाभाविक रूप से अभ्युदय सिंह के करीब जा पाए। जब आग भड़की तो इससे अभ्युदय सिंह का नीचे गिरना धीमा हो गया, जिससे अनन्या सिंह को उसके करीब आने का मौका मिल गया। उसने अभ्युदय सिंह के करीब आने के लिए संघर्ष किया, दांत पीसे और उसका हाथ पकड़ा, फिर उसे कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। अभ्युदय सिंह के शरीर की गर्मी महसूस करते हुए उसे अंदर से राहत मिली। यह सुनिश्चित हो गया कि वह लड़का अभी भी जिंदा है। अगर हम इससे बच जाते हैं तो क्या इसका मतलब है कि हम दुख सुख के साथी हैं? ओ कमीने, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान पर खेल कर आ रही हूं क्या? मुझे तुम्हारे दिल में जगह नहीं मिलती, अनन्या सिंह ने खुद से बड़बड़ाया। दोनों ही प्रचंड गति से घाटी में गिरे, जमीन से टकराते हुए एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन से घना धूल का गुबार उठा, सतह पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। सौभाग्य से कड़े से निकली सुरक्षात्मक प्रकाश ढाल ने उनके गिरने को नरम कर दिया, जिससे अधिकांश प्रभाव बल निष्क्रिय हो गया, क्योंकि अगर वे इतनी ऊंचाई से गिरे होते तो दिव्यलोक के लोग भी खून के लोथड़ों में बदल जाते। हालांकि अनन्या सिंह अभी भी बचे हुए प्रभाव से बेहोश हो गई थी। एक दूसरे के आलिंगन में लिपटे हुए दोनों गड्ढे में निश्चेष्ट पड़े थे। 3 दिन बाद एक पहाड़ी शहर में, उपनगर में, ये जगह पुराने मकानों से भरी थी जो गिराए जाने का इंतजार कर रहे थे। इसे शहर का पुराना इलाका माना जाता था। ये शहर, जिसे रत्नगंगा जिला के नाम से जाना जाता था, रत्नगंगा पर्वतमाला की तलहटी में स्थित होने के कारण नामित किया गया था। हालांकि दूरस्थ भारत के तीव्र विकास के कारण ये छोटा सा जिला बहुमंजिली इमारतों, मॉल, अस्पतालों, विद्यालयों और अन्य सुविधाओं के साथ फला फूला था, जिससे यह एक अपेक्षाकृत अज्ञात लेकिन समृद्ध क्षेत्र बन गया था। जिले के लोग पहाड़ों के भीतर खनिजों का खनन करके काफी संपन्न हो गए थे, लेकिन सबसे धनी स्थानों में भी गरीब होते हैं और इसलिए कई लोग अभी भी रत्नगंगा जिला के पुराने इलाके में रहते थे। एक अच्छी तरह से रखे गए लेकिन कुछ हद तक पुराने आंगन में अनन्या सिंह ने अनाड़ीपन से आग जलाई और जड़ी बूटियां पका रही थी। अपने अनुभवहीनता के कारण उसके गोरे चेहरे पर काली लकीरें लग गई थी, लेकिन उसकी अतुलनीय सुंदरता चमक रही थी। यहां तक कि दाग धब्बे भी एक अद्वितीय आकर्षण जोड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद जड़ी बूटियां तैयार हो गईं और अनन्या सिंह ने औषधि काढ़ा एक कटोरे में डाला, ठंडा होने का इंतजार किया और फिर उसे बगल के कमरे में ले गई। उस समय अभ्युदय सिंह बिस्तर पर लेटे थे, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पुराने कपड़े पहने हुए थे। उनका चेहरा पीला था, सांसें कमजोर थीं और आंखें कसकर बंद थीं। वे बहुत बुरी हालत में दिख रहे थे। अनन्या सिंह औषधि के कटोरे के साथ बिस्तर के पास बैठी चम्मच से अभ्युदय सिंह को पिला रही थी। जैसे ही उसने चम्मच से औषधि अभ्युदय सिंह के मुंह में डाली, उन्होंने दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ उसे थूक दिया। अभ्युदय सिंह को काढ़ा पिलाने के कई असफल प्रयासों के बाद चिढ़कर उसने कटोरा साइड टेबल पर रख दिया। बेहोश अभ्युदय सिंह पर गुस्सा हो रही थी, अपनी मुट्ठी ऐसे भींच रही थी मानो उसे उस आदमी को कुछ बार मुक्का मारना चाहती हो। 2 दिन हो गए, पूरे 2 दिन, और तुम एक बूंद भी औषधि नहीं निगल पा रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा शरीर पूरी तरह से टूट जाएगा और जिस जान को हमने बमुश्किल बचाया है वह भी चली जाएगी। तुम थोड़ा सा सहयोग क्यों नहीं कर सकते? जैसे ही वह बोल रही थी उसकी आंखें लाल हो गईं और वह ऐसे दिख रही थी मानो अभी रो पड़ेगी। लेकिन अंत में वह भड़की नहीं। इसके बजाय उसने अपने आंसू पोंछे और औषधि का कटोरा उठाया, ध्यान से यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि अभ्युदय सिंह को बिना उल्टी करवाए औषधि कैसे पिलाई जाए। 3 दिन पहले वह और अभ्युदय सिंह एक घाटी में गिर गए थे और नवस्वर की देवी द्वारा छोड़े गए जैड कड़े की बदौलत जीवित बच निकले थे। अगली सुबह ही अनन्या सिंह धीरे धीरे होश में आई, यह महसूस करते हुए कि वह और अभ्युदय सिंह जंगल में खो गए थे। उस क्षण अनन्या सिंह को पूरी तरह से निराशा महसूस हुई। इन सुनसान पहाड़ों में अकेली एक कमजोर लड़की होना ही काफी भयावह था, लेकिन उसे अभ्युदय सिंह को बाहर निकालने का रास्ता भी ढूंढना था। हालांकि उनकी जान बच गई थी, वे गंभीर रूप से घायल थे और उनकी हालत नाजुक थी। उन्हें जल्द से जल्द चिकित्सा की जरूरत थी या वे किसी भी क्षण जानलेवा खतरे में हो सकते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि अभ्युदय सिंह ने कोई कपड़े नहीं पहने थे और इन पहाड़ों में अनन्या सिंह को यह नहीं पता था कि उनके लिए कपड़े कहां से लाएं। उसने 2 गहरे लाल रंग के मनके और एक छोटी खड्ग जो अभ्युदय सिंह के पास गिरी थी इकट्ठा की और फिर यह पता लगाने की कोशिश करने लगी कि वे वास्तव में कहां थे और पहाड़ों से निकलने के लिए उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए। उसने चारों ओर खोजा, लेकिन बहुत दूर भटकने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि वह खो जाएगी और अभ्युदय सिंह को फिर से ढूंढ नहीं पाएगी। सौभाग्य से हिम्मत वालों का ही भाग्य साथ देता है। पहाड़ों से निकलने का रास्ता खोजते हुए अनन्या सिंह को मशरूम बीनने वाले एक परिवार से सामना हुआ। ये दयालु परिवार रत्नगंगा जिला के निवासी थे जो जंगली मशरूम बेचकर एक साधारण जीवन जीते थे। अनन्या सिंह ने उनसे मदद मांगी, उम्मीद करते हुए कि वे उनकी सहायता कर सकते हैं। संदेह न जगाने के लिए उसने झूठ कहा कि वह और उसके पति ट्रैकिंग पर गए थे, लेकिन गलती से रास्ता भटक गए। बाद में वे एक चट्टान से गिर गए। वह भाग्यशाली थी कि उसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन उसके पति गिरने से बेहोश हो गए थे और उन्हें तत्काल चिकित्सा की जरूरत थी।
जैसे ही परिवार ने सुना कि कोई बेहोश हो गया है, उन्होंने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और घायल व्यक्ति को बचाने के लिए अनन्या सिंह के पीछे चल पड़े। उन्हें अनन्या सिंह पर कोई संदेह नहीं था। एक कारण ये था कि अनन्या सिंह झूठ बोलती हुई नहीं लग रही थी, और दूसरा ये कि वह इतनी सुंदर थी कि इससे स्वाभाविक रूप से उन्हें उस पर अधिक विश्वास हो गया। जब परिवार उस जगह पहुंचा जहां अभ्युदय सिंह को लिटाया गया था, तो उन्होंने उसे नग्न पाया। उसके निजी अंग केवल पत्तों से ढके थे और वे सभी थोड़े भ्रमित दिख रहे थे। उन्होंने तुरंत संदेह किया कि अभ्युदय सिंह और अनन्या सिंह रोमांच की तलाश में पहाड़ों पर गए थे और एक दुर्घटना हो गई थी। हालांकि उन्हें समझ आ गया था कि क्या हुआ था, उन्होंने युगल का सामना नहीं किया और इसके बजाय जल्दी से अभ्युदय सिंह को पहनने के लिए कुछ कपड़े दिए और फिर उन्हें पहाड़ की तलहटी की ओर तेजी से ले गए। अनन्या सिंह समझ गई कि परिवार ने अभ्युदय सिंह के साथ उसके रिश्ते को गलत समझा था, और वह इतनी शर्मिंदा महसूस कर रही थी कि वह जमीन में गड़ जाने की इच्छा कर रही थी। लेकिन ऐसी स्थिति में उसे गलतफहमी की चिंता नहीं हो सकती थी। आखिरकार भले ही वह समझाती कि अभ्युदय सिंह के कपड़े जल गए थे, कोई उस पर विश्वास नहीं करता। अभ्युदय सिंह को पहाड़ से नीचे लाने के बाद वे तुरंत उन्हें जिला अस्पताल ले गए। कुछ आपातकालीन चिकित्सा के बाद वे उनकी हालत स्थिर करने में कामयाब रहे। अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि अभ्युदय सिंह को छाती पर हजारों किलोग्राम वजन की किसी वस्तु से चोट लगी थी। उनके आंतरिक अंग सभी अपनी जगह से हट गए थे और सामान्य परिस्थितियों में ये घातक होता। फिर भी चमत्कारी रूप से वे जीवित बच गए थे, जो समझ से बाहर लग रहा था। हालांकि जिला अस्पताल में चिकित्सा संसाधन सीमित थे और वे अभी भी अभ्युदय सिंह को जगाने में असमर्थ थे। डॉक्टरों ने तो यहां तक अनुमान लगाया कि भले ही उन्हें महानगर के अस्पताल ले जाया जाए, परिणाम बहुत अलग नहीं होगा। कोई और विकल्प न होने के कारण उन्हें अभ्युदय सिंह को वापस घर ले जाना पड़ा। जब अनन्या सिंह घाटी में गिरी थी, उनका फोन कहीं गायब हो गया था और अब वह बिना पैसे के थी। अपने सहायक का फोन नंबर याद न होने के कारण वह किसी से संपर्क नहीं कर पा रही थी। चिकित्सा बिल भी मशरूम बीनने वाले परिवार ने चुकाए थे। अभ्युदय सिंह को घर लाने के बाद उन्होंने एक जाने-माने स्थानीय आयुर्वेदिक वैद्य को उनका इलाज करने के लिए बुलाया। वैद्य ने कई दवाएं लिखी, ये कहते हुए कि यदि अभ्युदय सिंह पूरा उपचार लेते हैं तो उनके जागने की संभावना है, लेकिन उनके शरीर पर चोटें इतनी गंभीर थीं कि एक अमर भी उन्हें बचाने में कठिनाई महसूस करता। अनन्या सिंह को काफी निराशा महसूस हुई, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि अभ्युदय सिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके पास एक अमर के साधन थे। अन्य लोग ऐसी गंभीर चोटों से बच नहीं पाते, लेकिन उसे यकीन था कि अभ्युदय सिंह बच सकते हैं। इसलिए उसने कभी हार नहीं मानी, औषधि बनाने और उन्हें पिलाने में लगी रही। अभी के लिए पहला कदम उन्हें जगाने की कोशिश करना था, ताकि आगे क्या करना है ये पता चल सके। लेकिन पिछले 2 दिनों में उसने अनगिनत बार अभ्युदय सिंह को औषधि पिलाने की कोशिश की थी। वे स्वाभाविक रूप से खुद का बचाव कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने इसे निगलने से मना कर दिया था। हर बार कोशिश करने पर उल्टी कर देते थे। यही वह बात थी जिसने अनन्या सिंह को अपना आपा खोने के कगार पर ला दिया था। अनन्या सिंह ने अभ्युदय सिंह को घूरते हुए बेताब होकर विनती की, भाई साहब कृपया बस यह औषधि पी लो। अगर तुम नहीं पीते तो मुझे वाकई नहीं पता कि क्या करना है। तभी एक 16-17 साल की लड़की, जो एक स्कूल छात्रा जैसी दिख रही थी, कमरे में दाखिल हुई और अनन्या सिंह से पूछा, बहन क्या यह आदमी अभी भी अपनी औषधि लेने से मना कर रहा है? अनन्या सिंह ने सिर घुमाया और बेबसी से सिर हिलाया। लड़की का नाम किरण था और वह परिवार की सबसे छोटी बेटी थी। किरण ने कहा, बहन मेरी राय में इस तरह का आदमी तुम्हारी बचाने की कोशिश के लायक नहीं है। थोड़े से रोमांच के लिए वह तुम्हें उस जगह ले गया ताकि ऐसे शर्मनाक काम कर सके। उसे तुम्हारी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह नहीं है। ये घिनौना है। बेहतर होता कि वह मर जाता। किरण ने अभ्युदय सिंह को नग्न देखने के बाद स्वाभाविक रूप से कुछ धारणाएं बना लीं और तुरंत उन्हें तिरस्कार से देखा। अभ्युदय सिंह जैसे आदमी को अविश्वसनीय मान लिया। ये केवल इसलिए था क्योंकि उसे अनन्या सिंह पसंद आ गई थी कि उसने तुरंत अपने माता पिता को अभ्युदय सिंह को बाहर निकालने के लिए नहीं मनाया। अनन्या सिंह का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, किरण बकवास मत करो। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। किरण ने कंधे उचकाए, अगर ऐसा नहीं है जैसा मैं सोचती हूँ तो फिर क्या है? बहन यह मत सोचना कि मैं सिर्फ स्कूल में हूँ इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं उतना ही जानती हूँ जितना तुम जानती हो, शायद उससे भी ज्यादा। इस तरह का आदमी बस अविश्वसनीय है। उसके पीछे चलना बिल्कुल भी लायक नहीं है। अनन्या सिंह ने बेबसी से सिर हिलाया। अपने मन में सोच रही थी कि भले ही वह उसके पीछे चलना चाहती, वह सहमत नहीं होता। फिर वह चुप हो गई। अनन्या सिंह को चुप देखकर किरण अचानक शरारती ढंग से मुस्कुराई, लेकिन तुम्हारी खातिर बहन मैं इस आदमी के बारे में और बुरा भला नहीं कहूंगी। चूंकि वह अब अपनी औषधि लेने से मना कर रहा है, मेरे पास वास्तव में एक विचार है जिससे वह इसे निगल सकता है। अनन्या सिंह की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से पूछा, कौन सी विधि? किरण ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, ओ बहन तुम लोग इतनी दूर गहरे पहाड़ों और जंगलों में ऐसी चीजें करने गए थे तो तुम्हें ऐसी साधारण विधि क्यों नहीं सूझ रही? अनन्या सिंह ने उसे आंखें दिखाईं और कहा, बात को घुमाओ मत, बस बताओ कौन सी विधि? किरण ने अपनी उंगली से
अनन्या सिंह के होठों की ओर इशारा किया और कहा, चून की चम्मच से पिलाने पर वह थूक देता है तो तुम अपने मुंह से क्यों नहीं पिलाती? अगर वह थूकने की कोशिश करे तो बस उसे रोक दो और फिर यह काम कर जाएगा। अनन्या सिंह का चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया, ये सोचते हुए कि एक बच्ची ऐसा तरीका कैसे सोच सकती है। वाकई बेशर्म। अनन्या सिंह के गालों को लाल होते देखकर किरण ने तुरंत उसे छेड़ा, आह बहन, तुम दोनों साथ हो, मुझे यकीन है कि तुम सब कुछ कर चुके हो, तो अब शर्मा क्यों रही हो? अनन्या सिंह ने उसे घूरते हुए कहा, तुम बच्ची होकर इतनी असभ्य कैसे हो सकती हो? वह और मैं, हमने सब कुछ नहीं किया है। स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय होते हुए किरण हंसी और कहा, ठीक है बहन, मैं समझ गई। तुम्हें ऐसे शर्माते हुए देखकर तुम दोनों जो करते हो वह तो वो सब भी हो सकता है। ओह मेरे, बस उसके बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अनन्या सिंह ने तुरंत अपना हाथ उठाया, ऐसे दिख रही थी मानो वह किरण को मारने वाली हो। किरण तेजी से कमरे से भाग गई और अनन्या सिंह को चिढ़ाया भी। बचपन से ही अपने माता पिता द्वारा अपनी मर्जी पर छोड़ी गई उसकी लापरवाह और दिखावा रहित व्यक्तित्व था। यही कारण था कि अनन्या सिंह उससे केवल 2 या 3 दिनों में अच्छी दोस्त बन पाई थी। अनन्या सिंह उसे मारने के इरादे से पीछा नहीं किया, बल्कि अभ्युदय सिंह की ओर देखने के लिए मुड़ी। हालांकि उस दिन रहस्यमयी देवी के मकबरे में उसका अभ्युदय सिंह के साथ संबंध था, यह एक बुरी आत्मा की चाल के प्रभाव में था, एक अंतिम उपाय के रूप में। इसके अलावा अभ्युदय सिंह ने हमेशा उसे बताया था कि यह सिर्फ एक मायावी क्षेत्र था, जिसने उसे ये संदेह करने पर मजबूर कर दिया कि क्या उन दोनों ने वास्तव में ऐसा किया था। दिल से वह अभी भी शर्मीली थी। जब वह उस दिन अभ्युदय सिंह को घर लाए और किरण के परिवार की अजीब नजरों का सामना किया तो वह लगभग खुद को फांसी लगाने की इच्छा कर रही थी, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि वह अभी भी बहुत संकोची थी। तो अब जब किरण ने अपने मुंह से अभ्युदय सिंह को औषधि पिलाने का सुझाव दिया तो वह काफी असमंजस में थी। लेकिन इस समय अभ्युदय सिंह को आज्ञाकारी रूप से औषधि पिलाने का यह एकमात्र तरीका लग रहा था। उसने कुछ देर अभ्युदय सिंह को घूरते हुए देखा, फिर गहरी सांस ली और खुद से बड़बड़ाई, मैं स्पष्ट कर देती हूं, मैं तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रही हूं। मैं यह इसलिए कर रही हूं क्योंकि मेरे पास तुम्हें औषधि पिलाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इसके अलावा तुम भविष्य में मेरे आदमी बनने वाले हो, इसलिए मैं कोई संकोच नहीं करूंगी। उसके बाद उसने औषधि का कटोरा उठाया और एक घूंट पिया। जिस क्षण औषधि उसके मुंह को छुई उसकी भौहें सिकुड़ गईं। कितना कड़वा है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी पीते ही इसे थूक देता है। यह मैंने अब तक चखा है सबसे घिनौनी चीज है। औषधि को थूकने की इच्छा को दबाते हुए वह जल्दी से अभ्युदय सिंह की ओर झुकी, उन्हें चूमा और औषधि उन्हें दे दी। अभ्युदय सिंह ने स्वाभाविक रूप से औषधि थूकने की कोशिश की, लेकिन अनन्या सिंह ने तुरंत ऐसा करने की किसी भी संभावना को रोक दिया। उन्हें बड़ी आंखों से घूरते हुए मानो उन्हें चुनौती दे रही हो, ये दृढ़ निश्चय किया कि औषधि का एक भी कण उनके मुंह से बाहर न निकले। काफी देर तक अभ्युदय सिंह अभी भी औषधि थूक नहीं पाए और अंततः उनके पास इसे निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अनन्या सिंह तब खड़ी हुई, गहरी सांस ली, उस पल उसकी सांस लगभग रुक गई थी। फिर उसने प्रक्रिया दोहराए, अभ्युदय सिंह को एक एक घूंट करके औषधि पिलाती रही। इस बीच किरण का छोटा सा सिर अचानक दरवाजे के किनारे से बाहर निकला, चुपके से अनन्या सिंह को अभ्युदय सिंह को पिलाते हुए देख रही थी। जैसे ही वह देखती रही उसका चेहरा भी लाल हो गया। हालांकि वह आमतौर पर लापरवाह व्यवहार करती थी और पुरुषों और महिलाओं से संबंधित विषयों पर विशेषज्ञ लगती थी, लेकिन उसे जो कुछ भी पता था वह उत्साही इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और पुरुष सहपाठियों की सुनी सुनाई बातों से आता था। उसने अपनी जिंदगी में कभी एक भी वयस्क फिल्म नहीं देखी थी। हालांकि उसने अपनी जिज्ञासा को ऑनलाइन पूरा करने की 1 से अधिक बार कोशिश की थी, लेकिन हर प्रयास उसके फोन में वायरस आने के साथ समाप्त होता था और फिर उसे अपने माता पिता की अजीब नजरों के तहत फोन ठीक करने वाली दुकान पर ले जाना पड़ता था। एक बार अपना फोन ठीक करवाने के बाद तकनीशियन ने उसके माता पिता के सामने टिप्पणी की, तुम उन अस्वस्थ चीजों को देखने के लिए बहुत छोटी हो, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। उसे आज भी याद है कि उस रात वह घर पर कितनी जोर से रोई थी। तो वह केवल ज्ञानी होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन वास्तव में उसने कभी किसी लड़के को चुपके से चूमा भी नहीं था। इस प्रकार उसे बहुत उत्सुकता थी कि अनन्या सिंह अपने मुंह से अभ्युदय सिंह को औषधि कैसे पिलाती थी। कितना घिनौना, कितना अजीब, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा रोमांचक भी लग रहा है। मैं इतनी उत्सुक हूं कि एक लड़के के होंठ कैसे महसूस होते हैं। किरण ने अपने मन में पागलपन से सोचा। अपनी धड़कन तेज होते महसूस करते हुए उसे पता था कि वह और ताकझांक नहीं कर सकती और जल्दी से वहां से निकल गई बाहर। गहरी सांस ली। क्या पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतरंगता ऐसी ही महसूस होती है, लेकिन यह इतना घिनौना क्यों लग रहा है? वह सिहर उठी महसूस करते हुए कि उसकी मासूम आत्मा थोड़ी अलग तरह से विकसित हो गई थी। उस शाम अनन्या सिंह ने उसी विधि का उपयोग करके अभ्युदय सिंह को फिर से उनकी औषधि पिलाई। औषधि देने के बाद उसने शुरू में अपना मुंह धोने का इरादा किया, लेकिन फिर एक पल सोचा और उस विचार को छोड़ दिया। छोड़ो, ये देखकर कि तुम अब कितने दयनीय हो, मैं बस इस कड़वाहट का स्वाद तुम्हारे साथ साझा करूंगी। इसे याद रखना, हमने साथ में कष्ट सहा है। तुम अब मुझे ठंडेपन से पेश नहीं आ सकते।
उसके बाद वह अभ्युदय सिंह के बगल में लेट गई, एक हाथ से अपना सिर टिकाकर उन्हें ध्यान से घूरती रही और खुद से बड़बड़ाई, हालांकि तुम काफी सामान्य दिखते हो, मुझे ये स्वीकार करना होगा, तुम में एक अद्वितीय आकर्षण है जो मुझे वास्तव में पसंद आता है। इन वर्षों में जिन पुरुषों ने मेरा पीछा किया है वे एक के बाद एक अधिक सुंदर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मेरी भावनाओं को इतनी आसानी से नहीं जगा सका जैसा तुम करते हो। लेकिन मुझे कहना होगा, सुंदर न होना तुम्हारे लिए एक नुकसान है। अगर तुम थोड़े और सुंदर होते तो तुम मेरी नज़रों में निस्संदेह मेरे लिए एकदम सही साथी होते। आखिर हर किसी को सुंदरता से प्यार होता है और एक सुंदर लड़के के आकर्षण का विरोध कौन कर सकता है। इन शब्दों के साथ उसने हाथ बढ़ाया और अभ्युदय सिंह के गाल को छेड़ा। एक चमक विलीन हो गई और अभ्युदय सिंह का रूप बदलने लगा। मायावी कला जो उन्होंने अपने चेहरे पर की थी इस क्षण पूरी तरह से छिन्न-भिन्न हो गई, क्योंकि इसे बनाए रखने के लिए अब कोई शक्ति स्रोत नहीं था। अनन्या सिंह के सामने एक सुंदर चेहरा प्रकट हुआ। अनन्या सिंह की आंखें धीरे धीरे गोल हो गईं। फिर वह जल्दी से बिस्तर पर उठ बैठी और अविश्वास में अभ्युदय सिंह को देखते हुए चिल्लाई, सुंदर युवक, तुम कौन हो? उसने काफी देर तक अभ्युदय सिंह के चेहरे को घूरा, फिर यह पुष्टि की कि उसके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में अभ्युदय सिंह ही था, बस उनके नैननक्श बहुत अधिक परिष्कृत और सुंदर हो गए थे, जिससे पहली नजर में लगता था कि उन्होंने अपना चेहरा पूरी तरह से बदल लिया है। इन दिनों हुई हर चीज को मिलाकर अनन्या सिंह के मन में अनगिनत विचार दौड़ रहे थे, जिससे उसे एक अनुमान लगा, अभ्युदय सिंह का पिछला रूप शायद किसी मुखौटा या किसी चमत्कारी मंत्र का परिणाम था, और अभ्युदय सिंह का वर्तमान रूप उनका असली चेहरा था। तो यह आदमी वास्तव में इतना सुंदर था। अनन्या सिंह इतनी सदमे में थी कि वह काफी देर तक वास्तविकता में लौट नहीं पाई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आर्या सेठ उन पर इतनी बुरी तरह मोहित थी। तो पता चला कि यह कमीना हमेशा भोला बनकर शिकार करता था, इतना सुंदर चेहरा होने के बावजूद जानबूझकर खुद को साधारण दिखाता था। ये गुस्सा दिलाने वाला है। उसकी नजर नीचे की ओर गई और हालांकि उनके कपड़े दृष्टि को बाधित कर रहे थे, वह फिर भी अभ्युदय सिंह के पेट की मांसपेशियों का आकार कल्पना कर सकती थी। ऐसा शक्तिशाली शरीर एक ऐसे सुंदर चेहरे के साथ मिलकर अनन्या सिंह को महसूस करा रहा था कि उसके हार्मोन्स तेजी से उमड़ रहे थे, उसके शरीर की हर कोशिका खुशी से उछल रही थी। हर कोई सुंदरता की ओर आकर्षित होता है, लिंग की परवाह किए बिना। वह इतना सुंदर है, मैं खुद को और नियंत्रित नहीं कर सकती। उसमें ऐसा विशेष आकर्षण कैसे हो सकता है, और फिर भी ऐसा सुंदर चेहरा, यह मैं वाकई उसका फायदा उठाना चाहती हूँ। अनन्या सिंह मानो एक नई दुनिया खोज रही हो, बेहद उत्साहित थी। उसे वह दृश्य याद आया जहां उसने अभ्युदय सिंह को औषधि पिलाई थी और उसे लगा जैसे उसने बहुत बड़ा फायदा उठाया था। लेकिन वह तो सिर्फ औषधि पिलाना था, ये ठीक नहीं है। चूंकि वह अभी भी बेहोश है, शायद मुझे एक साहसी विचार अनन्या सिंह के मन में कौंधा और वह एक मूर्ख की तरह खिलखिला उठी। फिर उसने एक चोर की तरह चारों ओर देखा, तभी उसे याद आया कि वे एक बंद दरवाजे वाले कमरे में थे और कोई उन्हें नहीं देखेगा। गहरी सांस लेते हुए वह अभ्युदय सिंह के करीब आई, झुकी और उन्हें धीरे से चूमा। इस क्षण उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी धड़कन तेज हो गई। यह उससे बिल्कुल अलग था जब वह उन्हें औषधि पिला रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी से चुंबन चुराने वाली बन जाएगी। इसके बारे में सोचते हुए ये थोड़ा अशोभनीय लगता है, लेकिन वह कितना रोमांचक है। जैसे ही वह चुंबन में खोई हुई थी, अभ्युदय सिंह की आंखें धीरे धीरे खुलीं और वे भ्रमित अवस्था में थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उन्होंने अभी अभी यमलोक की यात्रा की हो, लेकिन किसी कारणवश यमराज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था। उनका मन खाली था, उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ था, वे कहाँ थे या अब क्या समय था। फिर उन्हें अपने आंतरिक अंगों में दर्द महसूस हुआ, उनका शरीर किसी भी शक्ति से रहित था, यहाँ तक कि सांस लेना भी मुश्किल था। बेहोश होने से पहले की यादें उनके मन में कौंधी और तभी उन्हें याद आया कि वे काले वस्त्रधारी आदमी का पीछा कर रहे थे, एक ही वार में हार गए थे और फिर बेहोश हो गए थे। क्या मैं अभी भी जीवित हूँ? क्या निर्वाण ताबीज ने काम किया? आर्या सेठ को जरूर ले जाया गया होगा, वे उच्च स्तरीय आचार्य शायद मुझे उसे ढूंढने का कोई मौका नहीं देंगे। मैं अब कहाँ हूँ? मेरे होंठ गीले क्यों लग रहे हैं? ये नर्म चीज क्या है? जैसे ही उनके सामने का दृश्य स्पष्ट हुआ, अनन्या सिंह की सुंदर बड़ी आंखें नजर आईं। अनन्या सिंह आनंदमय अनुभूति में डूबी हुई थी जब उसने अचानक अभ्युदय सिंह की आंखें खुली देखीं और वह अकड़ गई। उनके चेहरे 1 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर थे। अभ्युदय सिंह ने अनन्या सिंह को भ्रमित होकर देखा और अनन्या सिंह ने भी उन्हें भ्रमित होकर वापस देखा। फिर अभ्युदय सिंह ने चुप्पी तोड़ी। तुम क्या कर रही हो? अनन्या सिंह के गाल ऐसे लाल हो गए थे जैसे उसका चेहरा एक केतली हो जो अभी अभी उबलना शुरू हुई हो, भाप मानो बाहर निकल रही थी। उसके गाल ऐसे लाल थे जैसे उन पर गाढ़ा सिंदूर पोता गया हो, और उसी समय उसने अनजाने में अपने पैरों की उंगलियों से जमीन पर 3 कमरों और एक हॉल का नक्शा उकेर दिया था। वह तेजी से अभ्युदय सिंह से अलग हुई और मुड़ गई, हकलाते हुए कहा, तुम गलत मत समझना, अभी मैंने तुम्हारे मुंह पर कुछ देखा और उसे हटाने में तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। अभ्युदय सिंह बिस्तर पर लेटे थे, उनकी आंखें छत पर टिकी थीं, उनके होठों पर संवेदना अभी भी बनी हुई थी और चूंकि वे अभी अभी जागे थे, उनके विचार मंद थे। उन्होंने ये भी नहीं समझा कि अनन्या सिंह अभी अभी क्या कर रही थी। उन्हें थोड़ी देर लगी, फिर उन्होंने धीरे से पूछा, आर्या सेठ, क्या उसे
ले जाया गया तब तक अनन्या सिंह भी शांत हो चुकी थी। वह मुड़ी अभ्युदय सिंह को देखने के लिए और गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ। अभ्युदय सिंह के चेहरे पर एक दर्द भरा भाव आया। उन्होंने बिस्तर से उठने की कोशिश की लेकिन पाया कि उनके शरीर में कोई शक्ति नहीं थी और एक हल्की सी हरकत भी उनके आंतरिक अंगों में भीषण दर्द पैदा कर रही थी। ये देखकर अनन्या सिंह ने जल्दी से उन्हें नीचे दबाया, ये कहते हुए तुम्हें गंभीर चोटें आई हैं और तुम्हें ठीक से ठीक होने की जरूरत है, बस बिस्तर पर रहो। अभ्युदय सिंह ने अपनी भौहें सिकुड़ी। अपनी दिव्य संवेदन को अपनी हालत जांचने के लिए मुक्त करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पाया कि उनकी दिव्य संवेदन ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर उन्होंने अपने शरीर के भीतर आत्मिक शक्ति को बुलाने का प्रयास किया लेकिन पाया कि वह खाली थी, यहाँ तक कि उन्हें अपने जीवनबद्ध स्वर्ण केंद्र की उपस्थिति भी महसूस नहीं हो रही थी। क्या मैं अब अपंग हूँ? अभ्युदय सिंह ने खुद से बड़बड़ाया। काले वस्त्रधारी आकृति के उस भयावह हथेली के वार को याद कर अभ्युदय सिंह को अभी भी एक बची हुई दहशत महसूस हो रही थी। ऐसे महाशक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के सामने वह पूरी तरह असहाय था। हालांकि आगे सोचने पर ऐसे शक्तिशाली वार के नीचे उसे तो खत्म ही हो जाना चाहिए था। निर्वाण ताबीज द्वारा यमलोक से वापस खींचा जाना पहले ही अविश्वसनीय रूप से सौभाग्यपूर्ण था। एक अपंग बन जाना शायद सबसे अच्छा संभव परिणाम था। अभ्युदय सिंह ने आह भरी। उनकी नजर अनन्या सिंह पर पड़ी और उन्होंने पूछा, हम अभी कहाँ हैं? तुम्हें भी उस काले वस्त्रधारी आकृति ने नहीं उठाया था क्या? तुम यहाँ कैसे हो? अनन्या सिंह बिस्तर के पास बैठी और उसने वह सब कुछ सुनाया जो अभ्युदय सिंह के नीचे गिरने के बाद हुआ था। उसकी कहानी सुनने के बाद अभ्युदय सिंह ने अनन्या सिंह को एक जटिल नजर से देखा और काफी देर बाद उन्होंने जवाब दिया, धन्यवाद। अनन्या सिंह के विवरण के अनुसार हालांकि उसकी जान निर्वाण ताबीज ने बचाई थी, अगर अनन्या सिंह न होती तो वह गिरने से निश्चित मृत्यु का सामना करता। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अनन्या सिंह काले वस्त्रधारी आकृति के बंधन से मुक्त होकर उसे बचाने का चुनाव करेगी, यह भी जाने बिना कि वह उसके साथ मर जाएगी या नहीं। इससे उसे एहसास हुआ कि इस महिला के प्रति उसकी पिछली सोच कुछ सही थी। अनन्या सिंह अभ्युदय सिंह को धन्यवाद करते हुए सुनकर थोड़ा गर्व से सिर झुकाकर बोली, चूंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो क्यों न तुम मुझे शादी का प्रस्ताव देकर इसका बदला चुकाओ। मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सुंदर होगे। तुमने तो मुझे लगभग बेवकूफ बना ही दिया था। अभ्युदय सिंह क्षण भर के लिए हक्काबक्का रह गए। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सारी शक्ति जाने के बाद उनके चेहरे पर मायावी कला स्वाभाविक रूप से बनी नहीं रह सकती थी, इसलिए वह अपने असली रूप में लौट आए होंगे। हालांकि उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि अब जब वह ऐसी स्थिति में आ गए थे तो कई बातें महत्वहीन लग रही थीं। उन्होंने अनन्या सिंह की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं कि तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं अब एक अपंग हूं। उस काले वस्त्रधारी आकृति की शक्ति इतनी भयावह है। हालांकि मैंने अपनी जान बचा ली, मेरी वर्तमान स्थिति मरने से ज्यादा अलग नहीं है। इसके अलावा भविष्य में ठीक होने की संभावना न के बराबर है और शायद बहुत जल्द मैं अपनी गंभीर चोटों के कारण इस दुनिया से चला जाऊंगा। तो शादी का प्रस्ताव भूल जाओ। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हारे सामने एक शानदार जिंदगी है। मुझ पर अपना समय बर्बाद मत करो। अनन्या सिंह ये सुनकर चिंतित हो गईं और क्रोध से अभ्युदय सिंह को घूरते हुए बोली, तुम इतने उत्साह भंग करने वाले क्यों हो? मैं तो तुम्हें होश में देखकर खुश थी, लेकिन तुम ऐसी निराशाजनक बातें क्यों करते हो? अभ्युदय सिंह ने बेबस मुस्कान दी और कहा, मैं उत्साह भंग करने वाला बनने की कोशिश नहीं कर रहा, ये तो बस स्थिति की सच्चाई है। मैं अपने शरीर को धीरे धीरे कमजोर होता महसूस कर सकता हूँ। मेरे पास एकमात्र मौका तभी है जब मैं अपनी शक्ति बहाल कर सकूं। लेकिन अभी मैंने अपनी सारी शक्ति खो दी है, मेरे बचने का कोई मौका नहीं है। अनन्या सिंह ने कहा, केवल इसलिए कि तुम्हारे पास शक्ति नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि दूसरों के पास नहीं है। मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे जितना ही शक्तिशाली व्यक्ति ढूंढ सकती हूँ। अभ्युदय सिंह ने आह भरी, ऐसा नहीं है कि मैं आत्मकेंद्रित हूँ, लेकिन मेरे जैसा कोई व्यक्ति ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। मुझे डर है कि तुम किसी को ढूंढने से पहले ही मैं इस दुनिया से जा चुका होऊंगा। हालांकि उस काले वस्त्रधारी साधक का दिखना अभ्युदय सिंह की उम्मीदों से परे था और उनकी शक्ति एक भयावह रूप से दुर्जय स्तर तक पहुंच गई थी। फिर भी उन्हें यह स्पष्ट था कि पृथ्वी पर साधक दुर्लभ से दुर्लभ हैं। काले वस्त्रधारी आकृति जैसे साधक शायद पूरे ग्रह पर अद्वितीय थे। यदि पृथ्वी पर साधकों को वास्तव में ढूंढना आसान होता तो उन्होंने अब तक किसी से मुलाकात की होती, ये देखते हुए कि वह हमेशा दिव्य संवेदन का उपयोग करके हर जगह स्कैन करते थे जहां वह जाते थे। फिर भी उन्होंने कभी किसी अन्य साधक के अस्तित्व का पता नहीं लगाया। अनन्या सिंह ने दांत पीसे जब उन्होंने अभ्युदय सिंह की ओर देखा और कहा, तुम्हारी जिंदगी अब मेरी है, मैं तुम्हें इतना निराशावादी नहीं होने दूंगी। और भले ही तुम मुझे अपना नहीं बनाना चाहते, क्या तुम अब आर्या सेठ को ढूंढने नहीं जाना चाहते? क्या तुम बस ऐसे ही हार मान रहे हो? हालांकि वह वास्तव में नहीं चाहती थी कि अभ्युदय सिंह आर्या सेठ को ढूंढने जाएं, लेकिन उसे जीवित रहने के लिए प्रेरित करने के लिए ये निराशाजनक शब्द कहने पड़े। जब अभ्युदय सिंह ने आर्या सेठ को ढूंढने की बात सुनी तो वह थोड़ा विचारमग्न हो गए। खुद से बड़बड़ाते हुए, आर्या को ढूंढने जाऊं? उस काले वस्त्रधारी आकृति की शक्ति इतनी मजबूत है और मुझे पता नहीं वे कहाँ गए।
इसके अलावा अब जब मैं एक टूटा हुआ आदमी हूँ, क्या मुझे अभी भी आर्या को ढूंढने का मौका मिलेगा? उनके होश में आने के बाद इतना शांत रहने का कारण ये था कि वह जानते थे कि वह इन परिणामों में से किसी को भी बदलने में शक्तिहीन थे। उन्हें इतना पराजित देखकर अनन्या सिंह ने अपनी बाहें समेट लीं और क्रोध से कहा, मुझे परवाह नहीं चूंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अगर तुम कोई रास्ता नहीं सोच सकते तो मैं सोचूंगी। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हें जिंदा रखने का कोई रास्ता नहीं है। अभ्युदय सिंह अनन्या सिंह को इतना गंभीर देखकर हंसे बिना नहीं रह सके। क्यों परेशान हो? मैं अब इन सब प्रयासों के लायक नहीं हूं। अनन्या सिंह ने सांस छोड़ी। तुम लायक हो या नहीं ये तुम्हें कहने का अधिकार नहीं है। मुझे दूसरों के मामलों में दखल देना पसंद है। तुम्हें कोई दिक्कत है? अभ्युदय सिंह ने बेबसी से सिर हिलाया। इस विषय को जारी न रखने का फैसला किया। फिर थोड़ा होश में आते हुए उन्होंने अनन्या सिंह की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने पहले मुझे चुपके से चूमा था? अनन्या सिंह का चेहरा घबराहट से लाल हो गया जब उसने इनकार किया। मैंने नहीं, वह मैं नहीं थी। मैं तुम्हें कभी चुपके से नहीं चूमती। अभ्युदय सिंह ये सोचते हुए कि वह एक मरता हुआ आदमी था, कई ऐसी बातें थीं जिन पर अब बहस करना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने बात को छोड़ दिया। उसी पल किरण कमरे में उछलती हुई आई। दीदी, तुम्हें इस अविश्वसनीय आदमी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वह सुंदर भी नहीं है। मुझे तुम्हें किसी और सुंदर लड़के से मिलवाने दो। फिर उसकी नज़र अभ्युदय सिंह के चेहरे पर पड़ी और वह क्षण भर के लिए हक्की बकी रह गई। दीदी, यह सुंदर लड़का कौन है? तुम्हारा प्रेमी कहाँ है और वह यहाँ क्यों नहीं है? किरण जल्दी से अनन्या सिंह के पास आए। अभ्युदय सिंह को चुपके से देखती हुई बोली। अनन्या सिंह ने किरण की प्रतिक्रिया देखी और गर्व से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। यह मेरा प्रेमी है। किरण के चेहरे पर अविश्वास का भाव था जब उसने कहा, छोड़ो भी दीदी, मजाक करना बंद करो। ये लड़का अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। तुम्हारा प्रेमी यह हो ही नहीं सकता। अनन्या सिंह काफी खुश थी और मुस्कुराई। जरा करीब से देखो। किरण ने अभ्युदय सिंह को और अधिक ध्यान से देखा और पाया कि उसने अपने पिता के पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी लेटने की मुद्रा बिल्कुल अभ्युदय सिंह जैसी ही थी, बिना किसी बदलाव के। करीब से देखने पर सुंदर लड़के के चेहरे के नक्शे कदम वास्तव में अभ्युदय सिंह से मिलते जुलते थे, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा सुंदर थे। उसने अविश्वसनीय स्वर में कहा, यह इतना सुंदर कैसे हो गया? अनन्या सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने बस उसका चेहरा पोंछ दिया और उसे थोड़ा साफ कर दिया। वह आमतौर पर ऐसा ही दिखता है। पहले वह बहुत गंदा था, जिससे वह बहुत साधारण लग रहा था। किरण की आंखें चौड़ी हो गईं। बस चेहरा पोंछने से इतना बड़ा बदलाव हो सकता है? हालांकि अभ्युदय सिंह के आने के बाद से उसने इस लड़के के असली रूप पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अनन्या सिंह की व्याख्या सुनकर उसने सोचा कि शायद उसने पहले ध्यान से नहीं देखा होगा, इसलिए उसने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। इसके अलावा उसके लिए सबसे ठोस बात यह थी कि अनन्या सिंह खुद इतनी सुंदर थी, तो उन्हें निश्चित रूप से एक सुंदर प्रेमी की जरूरत होगी। वह पहले उलझन में थी, यह सोचकर कि अनन्या सिंह इतने साधारण दिखने वाले लड़के को अपना प्रेमी क्यों चुनेंगी, और वह भी ऐसा जो इतना गैरजिम्मेदार और अविश्वसनीय लगता था। अब उसे दोबारा देखकर वह आखिरकार समझ गई, लड़का वास्तव में सुंदर था और सब कुछ अचानक तर्कसंगत लग रहा था। फिर उसने अभ्युदय सिंह को इंडिग्नेंटली घूरते हुए आरोप लगाया, तुम अविश्वसनीय लड़के। अनन्या दीदी को जंगल में कुछ अंतरंग बात के लिए ले जाना एक बात है, लेकिन तुम अपनी जान लगभग गंवा बैठे, जिससे अनन्या दीदी इतनी चिंतित हुई। ये नीचता है। अभ्युदय सिंह भ्रमित थे। कुछ अंतरंग बात? किरण ने सांस छोड़ी। सुंदर होने के कारण मूर्ख बनने का नाटक मत करो। तुम ठीक जानते हो कि मेरा क्या मतलब है। अभ्युदय सिंह ने अनन्या सिंह की ओर प्रश्नवाचक नजर से देखा। अनन्या सिंह, जिसका चेहरा शर्म से लाल था, अभ्युदय सिंह के करीब झुक गई और उसे संक्षेप में समझाया। अभ्युदय सिंह का भाव तुरंत अजीब हो गया। वह, जिसे अपनी प्रतिष्ठा की काफी परवाह थी, ने अभ्युदय सिंह को स्पष्ट किया, तुम गलत समझ रही हो। उस दिन ऐसा नहीं था जैसा तुम सोचती हो। मेरे निर्वस्त्र होने का एक और कारण था, और अनन्या मेरी प्रेमिका नहीं है। किरण ने अभ्युदय सिंह को घूरते हुए उस पर उंगली उठाई। तुम ऐसी कुछ अंतरंग बात करने से इनकार कर रहे हो, और अब तुम अनन्या दीदी की प्रेमिका की स्थिति से भी इनकार कर रहे हो। तुम उसे क्या समझते हो? अपनी कठपुतली कमीने। अभ्युदय सिंह निरुत्तर थे। ये सोच रहे थे कि वह बिना किसी कारण के अचानक कमीना कैसे बन गए। अनन्या सिंह ने धीरे से 2 बार खांसी और किरण से कहा, ठीक है, अब इस पर और चर्चा नहीं करते हैं। अभ्युदय सिंह अभी अभी होश में आए हैं और अभी भी बहुत कमजोर हैं। अब परेशान होने से उनकी हालत और खराब हो सकती है। किरण ने सोचा कि ऐसा भयानक कमीना मर जाए तो बेहतर है, लेकिन अनन्या सिंह को असहज न करने के लिए उसने अपना गुस्सा दबाया और अपना सिर फेर लिया। अनन्या सिंह ने चारों ओर देखा और फिर किरण से कहा, चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। दोनों एक साथ कमरे से बाहर निकल गए। अनन्या सिंह ने पूछा, क्या तुम जानती हो कि हम एक वाकई सक्षम डॉक्टर कहाँ ढूंढ सकते हैं? अभ्युदय सिंह की हालत अभी बहुत खराब है, और अगर हमें जल्द ही कोई उन्हें ठीक करने वाला नहीं मिला तो वह ज्यादा देर तक नहीं जी पाएंगे। किरण ने इंडिग्नेंटली कहा, दीदी, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इस तरह के व्यक्ति के बारे में इतनी चिंतित हो। ये तुम्हारे लायक नहीं है। अनन्या सिंह ने बेबस भाव से जवाब
दिया, तुम उसे वाकई गलत समझ रही हो। वह वैसा व्यक्ति नहीं है जैसा तुम सोचती हो। उस दिन की स्थिति जटिल थी और मैं तुम्हें अभी समझा नहीं सकती। भविष्य में कृपया अभ्युदय सिंह के साथ उस रवैये से पेश मत आना। किरण ने कहा, ठीक है ठीक है अनन्या दीदी की खातिर मैं उसके बारे में अब और बात नहीं करूंगी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, यह बस एक छोटा सा जिला मुख्यालय है। हम निश्चित रूप से उन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध डॉक्टरों को नहीं ढूंढ सकते, लेकिन कुछ साल पहले एक बहुत ही कुशल आयुर्वेदिक वैद्य यहाँ आए थे। उनकी चिकित्सा कौशल असाधारण है और कुछ ही सालों में वह रत्नगंगा जिला में घर घर में प्रसिद्ध हो गए। लोगों ने उन्हें वैद्यराज धन्वंतरी का उपनाम भी दिया, ये दावा करते हुए कि उनमें मुर्दों को जिंदा करने की क्षमता है। अगर दीदी वाकई उस लड़के को बचाना चाहती हैं तो तुम वैद्यराज धन्वंतरी से मदद मांगने पर विचार कर सकती हो। अनन्या सिंह की आंखें चमक उठीं और उन्होंने जल्दी से पूछा, यह वैद्यराज धन्वंतरी कहाँ है? किरण ने जवाब दिया, जिला मुख्यालय के केंद्र में एक आरोग्यधाम वैद्यशाला है। ये वैद्यराज धन्वंतरी की है, जिनका असली नाम वैद्यराज दीनदयाल है। वह 70 के दशक के एक व्यक्ति हैं और जिला मुख्यालय में कई लोग उनके शिष्य बनकर चिकित्सा कौशल सीखना चाहते हैं। अनन्या सिंह ने गंभीरता से सिर हिलाया। अच्छा, मैं आरोग्यधाम वैद्यशाला जाऊंगी और देखूंगी कि क्या मैं इस वैद्यराज धन्वंतरी को अभ्युदय सिंह को देखने के लिए ला सकती हूँ। किरण ने चेतावनी दी, दीदी हालांकि वैद्यराज धन्वंतरी की चिकित्सा कौशल उत्कृष्ट है, उनका स्वभाव भी बहुत विचित्र है। उनसे उपचार चाहने वाले लोगों को उनकी मांगें पूरी करनी पड़ती हैं और उन्हें प्रसन्न करना पड़ता है, तभी वह मदद करने को तैयार होते हैं। अन्यथा कोई भी राशि उसे उपचार के लिए मना नहीं पाएगी। अनन्या सिंह हक्की बक्की रह गईं और पूछा, उन्हें वास्तव में क्या चाहिए? दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? पसंद आई ना वो ट्विस्ट, वो ड्रामा और वो मिथिक वाइब वाला मैजिक? अगर दिल कहे वाह मजा आ गया तो लाइक जरूर ठोक देना। कमेंट में बताना कि अगला एपिसोड किस तरह का देखना चाहते हो, रोमांस, बदला या फिर कोई सुपरनैचुरल धमाका। और हां, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लो, क्योंकि अगला पार्ट आने वाला है और भी ज्यादा धमाकेदार। याद रखो, यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, ये एक एहसास है, एक वाइब है, मिथिक वाइब। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, नई कहानी, नए ट्विस्ट और वही पुराना मिथिक मस्ती वाला अंदाज। स्टे ट्यून्ड, स्टे वाइब्ड, क्योंकि कहानी अभी बाकी है दोस्तों।